गैलेक्टिक इमेजिनेशन फाइनेंस सिस्टम, यह एक सिस्टम स्टोरी है। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। अध्याय 186 से 200। झू जियाओ को वापस भेजने के बाद तन्मय अकेले ही संदीप के घर चला गया। चीनी नववर्ष पर हुए समझौते के अनुसार वह $4 मिलियन का कर्ज चुकाने वहां गया था। मूल समझौते में नए साल के बाद कर्ज चुकाने की बात कही गई थी और स्वाभाविक रूप से वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। इन दिनों थोड़ा खाली समय होने के कारण उसने जल्दी से अपना कर्ज चुका दिया। उसने 30 करोड़ युआन का कर्ज जल्दी चुकाने पर भी विचार किया। आखिरकार उसके सिस्टम खातों में बेकार पड़ा पैसा, हालांकि कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दे रहा था, कोई मुनाफा भी नहीं कमा रहा था। उसने जो पैसा कमाया था वह लेन देन के लिए पहले से ही काफ़ी था। देखने में अच्छा लगने के अलावा और किसी काम का न होने के कारण यह असल में बर्बाद हो रहा था। हालांकि उन्होंने इस आवेग को तुरंत दबा दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह तय विनिमय दर के अंतर को वहन नहीं कर सकता था, बल्कि उसे चिंता थी कि कर्ज चुकाने की उसकी जल्दबाजी संदीप पर गलत असर डाल सकती है। हालांकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और उनके बीच अच्छा रिश्ता था। संदीप उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन फिर भी दूसरों से सावधान रहना जरूरी था। संदीप के मुकाबले तन्मय तोमर अभी भी एक नौसिखिया था। सतर्क रहना गलत नहीं था। इसके अलावा उसे संदीप की पृष्ठभूमि का पूरी तरह से पता नहीं था। पहले वह संदीप की गहन जांच पड़ताल करने के तरीके सोच रहा था, लेकिन एक आम नागरिक संदीप की ग्रे इंडस्ट्री चेन को आसानी से कैसे उजागर कर सकता था, और उसके पास ऐसा काम करने लायक कोई नहीं था। ये सिर्फ पूछताछ और रिश्वत से नहीं हो सकता था। अगर यह एक सामान्य कंपनी जांच होती तो कुछ सुराग जरूर मिलते। वह ऑनलाइन खोज कर सकता था, आंतरिक कर्मचारियों को खरीद सकता था, हैकर्स को नियुक्त कर सकता था, कॉर्पोरेट जासूसों का इस्तेमाल कर सकता था, और अगर वह सावधान रहना चाहता तो ये सारे तरीके एक साथ अपना सकता था। लेकिन संदीप के अवैध सौदों के लिए आप प्रमुख लोगों को भी नहीं ढूंढ सकते थे। पंजीकरण और फाइलिंग की जानकारी तो दूर की बात है, सामान्य तरीके काम ही नहीं करते थे। अगर आप एक एक करके पूछताछ करने की हिम्मत करते तो अगले ही दिन आपकी मौत हो सकती थी। ये काम निश्चित रूप से आसान नहीं था। स्काई एक तो क्षमता नहीं रखती थी, और दूसरी बात वह ऐसे खतरनाक मामलों में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं थी। एक बार फिर तन्मय को ऐसे गंदे और थकाऊ कामों को संभालने के लिए एक समर्पित खुफिया संगठन की जरूरत महसूस हुई। फिर भी ऐसे संगठन का प्रबंधन करने के लिए एक भरोसेमंद और सक्षम व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं था। लोग अप्रत्याशित थे। इस समय अभिनव भी अपने मन में विश्वास के इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था और अभी भी विचाराधीन था। सिर्फ कृतज्ञता का मतलब यह नहीं था कि वह तन्मय के लिए कुछ कर सकता था। जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ता गया, वह अपने द्वारा नियुक्त लोगों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। पैसा लोगों के दिलों को प्रभावित कर सकता है और बंदूक किसी से सब कुछ उगलवा सकती है। धिक्कार है, तन्मय फिर से गालियां देना चाहता था। अगर उसने दूसरे बिजनेस के नायकों की तरह सामान्य रास्ता अपनाया होता तो उसे इतने भरोसेमंद लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। उसे बस उचित निगरानी की जरूरत होती। लेकिन हर बार जब वह मॉल में हथियारों को देखता तो उसे पता चल जाता कि उसका भविष्य का रास्ता उन उपन्यासों के नायकों से बिल्कुल अलग है। ये आग्नेयास्त्र निश्चित रूप से उसके अपने इस्तेमाल के लिए नहीं थे। जो लोग इनका इस्तेमाल करते थे उन्हें गुप्त रखना एक चुनौती थी। जैसे जैसे उसका कारोबार बढ़ता गया, ज्यादा लोग उस पर ध्यान देने लगे, ज्यादा ईर्ष्यालु होते गए, और कौन जाने कौन उसे बेच दे। बस यही सोचकर वह दुखी हो गया। पैसा होना कोई मायने नहीं रखता था। अगर उसके पास अरबों की जमा पूंजी और बेतहाशा मजबूती हो तो क्या फर्क पड़ता। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वह नहीं कर सकता था। किसी भरोसेमंद इंसान की कमी उसे उलझन में डाल रही थी और उसके पास इसे सुलझाने का कोई रास्ता नहीं था। जो चीजें वह पैसे से सुलझा सकता था, दूसरे भी पैसे से सुलझा सकते थे। रास्ता मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। छोड़ो भी, अब वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। इससे उसे सिरदर्द हो रहा था। सूचना और जांच के बाद तन्मय की कार विला क्षेत्र में प्रवेश कर गई। चूंकि वह यहाँ का निवासी नहीं था, इसलिए तन्मय तोमर को हर बार अंदर या बाहर जाते समय अनुमति लेने के लिए संदीप को फोन करना पड़ता था। आखिरकार ये क्विंग्यान शहर के सबसे बेहतरीन विला क्षेत्रों में से एक था, जहाँ कई गणमान्य लोग रहते थे। यहाँ तक कि डेवलपर संदीप भी नियमों को आसानी से तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह सचमुच जानना चाहता था कि तन्मय तोमर व्यवस्था करने के लिए कब आ रहा है। विला क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तन्मय तोमर ने $4 मिलियन नकद निकाले, यानी उसके खाते में $32 मिलियन कम थे। जब वह संदीप के विला पहुंचा तो संदीप हमेशा की तरह उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। नमस्ते नमस्कार के बाद तन्मय ने पैसे सौंप दिए। गंगजी और एक अन्य व्यक्ति ने वही नोट गिनने शुरू कर दिए। हालांकि रकम ज्यादा नहीं थी और पहले से ही एक स्तर का विश्वास स्थापित हो चुका था, फिर भी बाद में किसी भी विवाद से बचने के लिए बाकी प्रक्रियाएं पूरी करनी जरूरी थीं। स्पष्ट और पारदर्शी होना ही सबसे अच्छा तरीका था। तन्मय और संदीप चाय की चुस्कियां लेते समय बैंकनोट डिटेक्टर लगातार बजता रहा। अंकल लियू, कर्ज चुकाने के अलावा मैं अपनी कंपनी में आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी पहले से तैयारी कर लेंगे, जिससे हमारी बहुत मेहनत बच जाएगी, तन्मय तोमर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कहावत पर अमल करते हुए कि जब कोई आपको सम्मान दे तो उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए।
संदीप ने चुपचाप उनकी कंपनी का बहुत सारा काम मुफ्त में बचा लिया और स्वाभाविक रूप से वह तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। अगर संदीप के इरादे कुछ और भी थे तो क्या हुआ? भला कौन ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना चाहेगा जो उनसे कुछ नहीं चाहता? जैसा कि कहावत है, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने का डर नहीं बल्कि बेकार समझे जाने का डर होता है। कुछ लोगों को बेकार समझे जाने में बहुत संतुष्टि मिलती है और उनके बारे में कहने को कुछ नहीं होता। इसलिए तन्मय तोमर को कभी इस बात का डर नहीं रहा कि दूसरे उसके साथ क्यों व्यवहार कर रहे हैं और उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। चूंकि उन्होंने मदद की इसलिए यह एक उपकार था। एक बार चुकाने के बाद उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया। अगर आप मना कर देते तो उन्हें लगता कि कहीं आप उनसे कोई शिकायत तो नहीं रखते, ठीक वैसे ही जैसे किसी उपकार के लिए उपहार देते समय। अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें राहत तो मिलती है, लेकिन गलती करने की चिंता भी होती है। वरना आप ही चिंतित रहते हैं, डरते हैं कि कहीं वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न कर पाएं। दुनिया सचमुच बेतुकी है, लेकिन ये तार्किक भी है। हाँ, ये तो मामूली बातें हैं। औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मैं अपने मातहतों को वेतन मिलने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ सकता। लगता है आपका निवेश प्रोजेक्ट काफ़ी प्रभावशाली है, आपने इतनी जल्दी अपना निवेश वसूल कर लिया। संदीप खिलखिलाकर हंसा। पहले भी उसने तन्मय तोमर के खाते से आने वाले पैसों का पता लगाने की नाकाम कोशिश की थी। वो 30 करोड़ युआन उसे नहीं मिले और पता नहीं कहाँ चले गए। यह उसकी गलती नहीं है कि वह इसका पता नहीं लगा सका। अब तन्मय तोमर ही उसका सबसे अहम डॉलर में नकदी का आपूर्ति करता है और वह ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता। आखिरकार अनजान परिस्थितियों वाले साथी के साथ काम करने से हमेशा पर्दा उठाने की उत्सुकता जागती है। उनके सवाल में तन्मय तोमर की निवेश परियोजना के प्रति गहरी दिलचस्पी भी छिपी है। वह इस संगठन को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे, हालांकि यह संकेत सूक्ष्म रूप से दिया गया था जिससे दोनों पक्षों को अपनी रणनीति बनाने की पूरी गुंजाइश मिल गई। तन्मय तोमर खुलासा करें या न करें, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, खासकर ये देखते हुए कि इस बातचीत का एक गहरा अर्थ था। माना जाता है कि उन्होंने रेनमिनबी में उधार लिया था और डॉलर में चुकाया था। घरेलू निवेश से वह इतने डॉलर कैसे वसूल कर सकते हैं? हालांकि संदीप को विश्वास है कि तन्मय तोमर उनके तर्कहीन बयान को समझ जाएंगे। हम मुख्यतः वित्तीय निवेश में लगे हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से धन की शीघ्र वसूली होती है। अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में निवेश कर रहे होते तो यह एक अथाह गड्ढा होता, ठीक वैसे ही जैसे गैलेक्सी अभी है। कौन जाने हम कब मुनाफा कमाना शुरू करेंगे? तन्मय तोमर हंस पड़ा। संदीप की पूछताछ सुनकर तन्मय तोमर ने खुद को नहीं रोका और सीधे सच्चाई का एक हिस्सा बता दिया, जिससे संदीप की जिज्ञासा कुछ हद तक शांत हो गई। उसे पहले से ही शक था कि संदीप उस खाते पर नजर रख रहा है जिसका इस्तेमाल वह पैसे ट्रांसफर के लिए करता था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे वह संदीप के एक्सचेंज कारोबार की जांच करना चाहता था, वैसे ही सब एक ही नाव में सवार हैं। नाराज होने की कोई वजह नहीं है, इसलिए उसने संदीप की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक हल्का सा इशारा किया। संदीप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि वह असल में किस तरह के निवेश में शामिल है। हाँ, उद्योग ऐसे ही चलते हैं। नन्हे तांग, अगर तुम्हें धन कमाने का कोई मौका मिले तो अपने चाचा को मत भूलना, संदीप ने कहा। तन्मय तोमर को विषय बदलते हुए कुछ अस्पष्ट और जानकारीहीन बात करते देख संदीप उसे एक छोटी लोमड़ी समझने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि यह एक तारीफ थी। उसकी उम्र में एक उत्कृष्ट युवा पीढ़ी को उभरते देखना खुशी की बात है। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास पैसे की कमी होगी तो मैं आपको बुला सकता हूँ। लेकिन पहले मैं स्पष्ट कर दूं, हम आपको निवेश पर रिटर्न देंगे और आपकी संतुष्टि सुनिश्चित करेंगे, लेकिन निवेश की सामग्री गोपनीय रहेगी, तन्मय तोमर ने कहा। उसने यह बात सिर्फ संदीप को चुप कराने के लिए नहीं कही, बल्कि खुद के लिए एक विकल्प भी छोड़ दिया। हालांकि उसके खाते में काफ़ी पैसा था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि भविष्य में पैसे की कमी नहीं होगी। बैंक से लोन लेना बहुत झंझट भरा होगा, जबकि संदीप से उधार लेना एक बेहतर विकल्प होगा। ज़रूरत पड़ने पर वह ऊंची ब्याज दर पर भी पैसे दे सकता है। सीधे उधार लेने की बजाय संदीप से निवेश के रूप में पैसा लेना ज़्यादा आसान है। हे, अच्छा, मैं तुम्हारे यही कहने का इंतज़ार कर रहा था, संदीप हंसा। उसे तन्मय तोमर से पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उसे तन्मय तोमर की नज़दीकी की कद्र है। बेशक इतना काफ़ी नहीं है, संदीप ने आगे कहा। वैसे लिटिल टैंग, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। मुझे पता है कि क्या तुम्हें इसमें रुचि है। कौन सा प्रोजेक्ट? तन्मय ने उलझन में पूछा। क्या संदीप उसे अपने व्यवसाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा था? कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। हालांकि वह तुरंत संदीप का इरादा समझ गया। कितना चालाक है। अगर संदीप जैसा कोई सफल न हो तो ये बेतुका होगा। मैं सेवा उद्योग में भारी निवेश कर रहा हूं और एक आभूषण कंपनी स्थापित करने के बारे में सोच रहा हूं। एक बिल्कुल नई कंपनी स्थापित करना बहुत धीमा होगा, इसलिए मैं किसी मौजूदा कंपनी का अधिग्रहण करने का इरादा रखता हूं। 40% शेयरधारिता के लिए मुझे अभी भी लगभग 10 करोड़ डॉलर की अनुमानित धनराशि की आवश्यकता है, संदीप ने धीरे से समझाया। जैसा कि तन्मय तोमर ने अनुमान लगाया था, संदीप के पास धन की कमी नहीं थी। वह अपने हितों को आपस में जोड़ने में ज़्यादा रुचि रखता था। वर्षों से उसने ऐसे ही कई काम किए थे और कई दोस्त बनाए थे। अन्यथा एक शक्तिशाली दलाल के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरे प्रांत में इतनी मजबूत नहीं होती।
एक पुरानी कहावत है, आप एक सौदे से 100 यहाँ तक कि 120 भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल 80 कमाते हैं और किसी और को शामिल करते हैं लेकिन केवल 30 लेते हैं तो अनगिनत लोग आपको पैसे देने आएंगे। कुछ विचार विमर्श के बाद तन्मय तोमर ने सहमति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम तैयारी कब शुरू करेंगे? अभी उसके पास बहुत पैसा है और अच्छे निवेश के अवसर ढूंढना आसान नहीं है। अनुभवी व्यवसायी संदीप का मार्गदर्शन पाना उसके लिए स्वागत योग्य है। जहां तक शेयरों वगैरह की बात है तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो ज्वेलरी कंपनी और गैलेक्सी उसके मुख्य उद्योग नहीं हैं, तो कम या ज्यादा शेयर रखने का क्या मतलब है? अगर आप महत्व को मापें तो भी ये दोनों कंपनियां मिलकर भी स्काई कंसल्टेंसी जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी कीमत मात्र करोड़ों में है। संक्षेप में, ये पैसा संदीप के साथ उसके रिश्ते को और गहरा करने के लिए है। घरेलू स्तर पर उसे खुद को आश्वस्त करने के लिए एक सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए भी पैसे खर्च करने होंगे। दूसरे शब्दों में, उसे अपना खुद का नेटवर्क चाहिए। वह अपने चाचा को परेशान नहीं करना चाहता और आपसी हितों पर आधारित संबंध पारिवारिक संबंधों से ज्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ होते हैं। अगले सोमवार बस कुछ लोगों को मेरी कंपनी के प्रांतीय मुख्यालय भेज दो और उनका स्वागत हो जाएगा, संदीप हंसा। तन्मय तोमर को सहमत देखकर वह बहुत खुश हुआ। तथाकथित पारस्परिक लाभ में जोखिम साझा करना भी शामिल है, इसलिए वह इसे नुकसान नहीं मानता। ठीक है, मेरी एक कंपनी है जो ऐसे कामों में माहिर है। मैं उन्हें समय आने पर अंकल लियू की टीम से संपर्क करवा दूंगा। तन्मय ने सिर हिलाया। ऐसी घटनाएं अक्सर हो सकती हैं। ये स्काई की क्षमताओं को परखने और निखारने का भी एक अच्छा मौका है। वह मुनाफा कमा पाएगा या नहीं, ये गौण है। उसे अपनी लागत वसूलने की कोई जल्दी नहीं है। ओह, तुम्हारे पास ऐसी संगति है। शाबाश लिटिल टैंग, तुम वाकई किसी तूफान से पहले की तैयारी कर रहे हो। संदीप ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि टैंक किंग के पास ऐसी संगति होगी, लेकिन यह अच्छी बात थी क्योंकि वह बस टैंक किंग को कुछ प्रतिभाएं ढूंढने के बारे में कुछ सलाह देने के बारे में सोच रहा था। अब लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। हे, ये तो बस थोड़ी सी खिलवाड़ है, तन्मय ने विनम्रता से कहा। है ना, करोड़ों की कंपनी सिर्फ खिलवाड़ नहीं कर रही है। डॉलर की रकम की पुष्टि करने के बाद तन्मय तोमर ने माफी मांगते हुए कहा कि उसे कुछ काम थे। संदीप ने उसे रोका नहीं। चीनी नव वर्ष के ठीक बाद उसका समय कीमती था। अक्सर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक प्रयास की जरूरत होती थी। उसे बहुत सी बातों पर विचार करना था, कई रिश्तों को संभालना था, कई बार जाना था और कंपनी के कई काम निपटाने थे। सफलता की एक कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। तन्मय अपनी कंपनी में वापस जाने के बाद अभिनव को घसीटकर निर्मल जी के घर ले गया। काफी समय से उनका झगड़ा नहीं हुआ था, इसलिए अब वार्म अप का समय आ गया था। बेशक तन्मय उन दोनों से फिर से हार गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसके बिना वह जीत नहीं सकता था। एक बार जब उसने अपना लेवल 2 जेनेटिक लॉक खोल लिया तो वह निश्चित रूप से उन्हें उसी तरह से जवाब देगा। अगले दिन भी तन्मय बेकार नहीं बैठी। कुछ परिचित ग्राहकों ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया, जिनमें राजेश भी शामिल था। अंत में प्रदीप और जोली भी आ गए। राजेश प्रदीप को जानता था और प्रदीप जोली के पड़ोसी हुआ करते थे, इसलिए वे एक दूसरे को भी जानते थे। आखिरकार तन्मय ने सोचा कि चूंकि वे सभी एक दूसरे को जानते हैं तो क्यों न एक साथ बैठकर खाना खाया जाए। अगर हितों का टकराव न हो तो इससे उसे अलग अलग मीटिंग शेड्यूल करने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। वह जितना हो सके इसे टालता रहा, लेकिन अगर हो सके तो सब कुछ एक साथ निपटाना पसंद करता था, क्योंकि उसे झंझट पसंद नहीं थी। शाम को तन्मय निर्मल जी के घर रात के खाने के लिए नहीं रुका। निर्मल जी के घर पर नहाकर और कपड़े बदलकर तन्मय किरण के घर रात के खाने के लिए चला गया। अब आपात स्थिति के लिए हमेशा की तरह उसकी कार की डिक्की में कई जोड़ी कपड़े रहते थे। चीनी नववर्ष के दौरान उन्होंने किरण के परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया और उन्होंने उन्हें गर्मजोशी से खाने पर आमंत्रित किया। उन्होंने उस समय वादा किया था, इसलिए वे जाने से बच नहीं सकते थे। तन्मय को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सचमुच एक कामकाजी वयस्क की तरह जीवन जीने लगा है, यहाँ तक कि उसके दुर्लभ अवकाश के दिन भी विभिन्न गतिविधियों, सामाजिक कार्यक्रमों और रात्रिभोज पार्टियों से भरे हुए थे। बहरहाल कम से कम इन 2 दिनों में वह कमोबेश उन सभी से मिल चुका था जिनसे उसे मिलना था। अब वह शांति से स्कूल जा सकता था। इस पर तन्मय को एक बार फिर एहसास हुआ कि पढ़ाई कितनी आसान और आनंददायक होती है, जिसमें हाथ में किताबें और ग्रेड के अलावा किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। लेकिन लोगों को बड़ा होना होगा। समाज में रहते हुए कोई व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी नहीं होता। वह वास्तव में नहीं जानता था कि भविष्य में उसके पास कितना निजी समय होगा। अगले दिन वरिष्ठ वर्ष का दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ। तन्मय स्कूल के गेट पर खड़ा था। आधे महीने से भी ज्यादा समय बाद अपने सहपाठियों से मिलकर तन्मय तोमर को गर्मजोशी और लालसा का एहसास हुआ। इस साल कई ऐसी चीजें हुईं जो उसकी उम्र में नहीं होनी चाहिए थीं। उसने पहली बार बंदूक चलाई, पहली बार किसी की हत्या की, गिरोहों और गुंडों से जूझा, कई दावतों में शामिल हुआ, कंपनियों में निवेश किया, वगैरह वगैरह। इन अनुभवों पर विचार करने से उसे खुशी नहीं बल्कि उलझन का एहसास हुआ। शायद बड़ा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। वह हर दिन अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल जाना, कक्षाओं में जाना और खाली समय में दिवास्वप्न देखना पसंद करता।
अब जब वह अचानक अपेक्षाकृत मासूम परिसर में वापस आ गया था, लड़ाई झगड़ों और कारोबार से दूर, बिना किसी के खिलाफ साजिश रचे या निजी स्वार्थों की चिंता किए साधारण काम करते हुए, तो उसे स्कूल वाकई अच्छा लगने लगा। उसे बस एक अच्छा छात्र बनने की जरूरत थी। ये सोचकर तन्मय हंस पड़ा। शायद यही मानव स्वभाव का आत्मपीड़ावादी गुण था। दूसरों के पास न होने वाली चीजों का मालिक होना, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला जीवन जीना, अपने साथियों के बीच शिखर पर खड़ा होना, वह मूलतः जीवन का विजेता था। फिर भी वह एक साधारण जीवन की कामना करता था। शायद उसने अपने मानक बहुत ऊंचे कर लिए थे। मैं अधिकाधिक साधारण होता जा रहा हूं, तन्मय ने स्वयं का उपहास किया। बूढ़े तांग, तुम स्कूल के गेट पर खड़े क्या कर रहे हो? सुंदरियों को देख रहे हो? तभी तन्मय के कंधे पर एक हाथ पड़ा। उसे आवाज देखकर यह समझने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह आकाश मेहता ही था। मैं चांद को देख रहा हूं, तन्मय ने बिना सिर घुमाए लापरवाही से जवाब दिया। चले जाओ, दिन में चांद कहाँ दिखता है? रुको, सच में एक धुंधला चांद है। आकाश मेहता तन्मय का मजाक उड़ाने ही वाला था कि तभी उसे आसमान में चांद का एक धुंधला सा निशान दिखाई दिया। हालांकि वह धुंधला था, लेकिन जहां वे रहते थे वहां सर्दियों की सुबह आसमान में सूरज और चांद को एक साथ देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। हाँ, चलो क्लास चलते हैं, तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी भावनाओं को काबू में करने के बाद वह तेजी से कैंपस की ओर चल पड़ा। वर्तमान को संजोना ही सबसे अच्छा था। आकाश मेहता ने तुरंत उसका पीछा किया। बूढ़े तांग, क्या तुमने अपना शीतकालीन अवकाश का होमवर्क पूरा कर लिया है? मुझे बाद में इसकी कुछ प्रतिलिपि बनाने दो, मैंने अभी भी इसे पूरा नहीं किया है, आकाश मेहता ने तन्मय के साथ मिलते हुए कहा। तन्मय ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो एक उंगली भी नहीं हिलाई। क्या तुम? आकाश मेहता ने हैरानी से तन्मय तोमर को देखा। वह पूरा वाक्य नहीं बना पा रहा था। वह तन्मय तोमर को अपनी कक्षा का अव्वल छात्र, एक आदर्श छात्र मानता था। तन्मय तोमर द्वारा उसके शीतकालीन अवकाश के होमवर्क को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने से उसे झटका लगा। लेकिन उसे एहसास हुआ कि तन्मय तोमर के शैक्षणिक प्रदर्शन को देखते हुए क्या उसे वो असाइनमेंट करने की ज़रूरत भी थी। शिक्षक शायद इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हालांकि वह बस इस व्यवहार से ईर्ष्या ही कर सकता था। आखिरकार तन्मय तोमर अव्वल छात्र थी। हाँ, तुम्हारा क्या हाल है? अगर तुम वो कर सकते हो जो मैं करता हूँ तो तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए, तन्मय ने हंसते हुए कहा। आकाश मेहता, जिसका तन्मय तोमर ने मजाक उड़ाया था, ने संभल कर जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो अगली बार आधे सवालों के ही जवाब देना। मैं वादा करता हूं कि मेरे अंक तुमसे ज्यादा होंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तन्मय अवाक रह गई। यह कोई सामान्य मांग नहीं थी। भला और कौन ऐसी हिम्मत करेगा? खैर, आप जीत गए, क्योंकि मैं वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। ये देखकर कि उसने राउंड जीत लिया है, आकाश मेहता हंसा और तन्मय के कंधे पर हाथ रखकर स्कूल की ओर चल पड़ा। हालांकि यह स्पर्श थोड़ा असहज था, लेकिन इसने उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद दिला दी जब वह आकाश मेहता के साथ स्कूल जाता था और साथ में दिन बिताता था। सीनियर हाई स्कूल, मैं फिर से आ गया हूँ। अगले कुछ दिनों में तन्मय ने अपना छात्र जीवन पुनः शुरू कर दिया। स्कूल शुरू होने के एक हफ्ते बाद मासिक परीक्षा शुरू हुई। इसमें कोई शक नहीं कि तन्मय ने फिर से अव्वल छात्र का खिताब हासिल कर लिया। उसके अंकों में भी थोड़ा सुधार हुआ। उसने 741 अंक हासिल किए, जिससे प्रिंसिपल, उसके कक्षा शिक्षक और उसके सभी विषय शिक्षक खुशी से झूम उठे। वे आगामी राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में नाम कमाने के लिए तन्मय तोमर पर निर्भर थे। उसके पिछले अंक विभिन्न स्कूलों के उच्च स्तरीय विभागों में पहले ही प्रसारित हो चुके थे। अगर प्रिंसिपल का हस्तक्षेप न होता तो तन्मय तोमर से कई स्कूल स्थानांतरण के लिए संपर्क करते। उसके अंक न केवल अच्छे थे बल्कि असाधारण भी थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में केवल 3 महीने शेष थे और ब्लैकबोर्ड पर उल्टी गिनती का समय पहले ही लग चुका था। तन्मय तोमर से प्रेरित होकर कक्षा में सभी ने, खासकर किरण ने, मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। तन्मय तोमर को भीड़ का नेतृत्व करते देख उसे भी उनके साथ चलना पड़ा। 1 मार्च मंगलवार मध्यरात्रि, तन्मय तोमर ने उस दिन के अपने आर्बिट्रेज लेन देन जल्दी से पूरे कर लिए। यूरो के मूल्य में वृद्धि के कारण कुल लाभ 15 मिलियन युआन से नीचे गिरकर केवल 14.97 मिलियन युआन रह गया। इसके अलावा लाभ हर दिन थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन तन्मय तोमर को इस छोटे से नुकसान की परवाह नहीं थी। भले ही लाभ केवल 10 मिलियन युआन ही क्यों न हो, फिर भी उसे लगा कि यह महत्वपूर्ण है। लोगों को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। वह न तो कंजूस था, न ही नुकसान से डरता था। आखिरकार ऐसी चीजों से परेशान तो वह खुद ही होगा, तो इसकी चिंता ही क्यों। मध्यस्थता लेनदेन पूरा करने के बाद तन्मय ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी दी। होस्ट का नाम तन्मय। स्तर 3, अनुभव 360/400। इस महीने ऋण कोटा 200 मिलियन। इस महीने व्यक्तिगत कोटा 0/4 मिलियन। निकासी योग्य संपत्तियां 74.301 मिलियन। स्पिरिट 160। शारीरिक फिटनेस 170। मूल क्यूई मान 0। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर, यूरो। पिछले महीने तन्मय तोमर ने अपने व्यक्तिगत ऋण कोटा से ज्यादा राशि नहीं निकाली थी, इसलिए उनके खाते की शेष राशि और अनुभव के अलावा आंकड़े वही रहे और वास्तव में कुछ भी नहीं बदला।
संदीप के $4 मिलियन के कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने जो $30 मिलियन पहले खर्च किए थे उनकी कुल राशि 62 मिलियन युआन थी। हालांकि एक हफ्ते से भी कम समय में उन्होंने ये सब वसूल कर लिया, जिससे उनका बैंक बैलेंस 740 मिलियन से ज़्यादा हो गया। अगर 2 महीने पहले सिस्टम द्वारा सुझाया गया ग्राहक आज ही लोन वापस कर देता है तो वह सीधे अपग्रेड कर सकता है। इसीलिए उसने अपने निजी कोटे का इस्तेमाल नहीं किया। हो सके तो उसने कोशिश की कि ज़्यादा पैसा न जाए, क्योंकि सिर्फ काम पूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हालांकि अब वह इस रकम को मामूली समझता है, लेकिन छोटा सा मच्छर भी तो मांस ही है। ग्राहक द्वारा उस दिन सुबह भुगतान कर देने के बाद वह संभवतः अपग्रेड करने में सक्षम हो सकेगा। पूरे 100 अनुभव अंक। सोने का समय हो गया है, तन्मय बोला और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मात्र 3 मिनट में ही गहरी नींद में सो गया। 3 घंटे बाद वह फिर से जाग उठा। बत्ती जलाकर उसने अपनी सुलेख अभ्यास पुस्तिका निकाली और लिखना शुरू कर दिया। हाँ, तन्मय का यही नया शौक था। हर समय बंदूकों से खेलना उबाऊ था और पिछली हत्या के बाद से बंदूकों से उसका संपर्क शायद ही कभी हुआ था, क्योंकि हर बार उसे उस रात की याद आ जाती थी। हालांकि अब उसे डर नहीं लग रहा था, पर मन का साया अभी तक नहीं छटा था। आधी रात में कुछ ऐसा करना बेहतर था जिससे स्वाद निखर जाए। चूंकि हार्ड पेन सुलेख में लिखने के लिए पर्याप्त बिंदु नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने ब्रश सुलेख का अभ्यास करना चुना। अपनी प्रतिभा से शायद एक दिन वे सुलेख में एक महान गुरु बन जाएं, देश विदेश में प्रसिद्ध हों। वे सुलेख संघ में शामिल हो सकते हैं और कभी कभी दिखावा भी कर सकते हैं, यह अच्छा होगा। इस तरह तन्मय भोर तक लिखने का अभ्यास करता रहा। जब तक उसकी चाची ने उसे उठने के लिए नहीं बुलाया, तब तक वह एक मोटी नियमित लिपि अभ्यास पुस्तिका पूरी कर चुका था। इसमें कोई दो राय नहीं थी। अपने शरीर पर सटीक नियंत्रण और जुनूनी बाध्यकारी मांसपेशी स्मृति का उपयोग करते हुए उसने हर स्ट्रोक में पूरी कुशलता से महारत हासिल कर ली, जिससे उसकी प्रगति तेज हो गई। इस बार अपग्रेड करने के लिए तन्मय ने तुरंत छुट्टी ले ली और गैलेक्सी स्थित अपने आलीशान कार्यालय में आ गया। वह वहीं बैठा संगीत सुनता रहा और स्वाति के अपनी तरफ से काम पूरा करने का इंतजार करता रहा। जब तक दूसरी तरफ से कर्ज चुकाया जाता, सिस्टम से एक संकेत मिलता रहता। 10:35 हो रहे थे। जनवरी में अनुशंसित ग्राहकों का पुनर्भुगतान पूरा हो गया है। सिस्टम ने 10.1 मिलियन मूलधन और ब्याज काट लिया है। शेष 10,000 होस्ट के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, कृपया जांच करें। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनने के बाद तन्मय ने जल्दी से अपनी व्यक्तिगत जानकारी की जांच की। होस्ट का नाम तन्मय, स्तर 4, अनुभव 60/800। इस महीने का ऋण कोटा 0/4 मिलियन। इस महीने का व्यक्तिगत कोटा 080,000-40। निकासी योग्य संपत्तियां 7.4382 मिलियन। स्पिरिट 160। शारीरिक फिटनेस 170। मूल क्यू ईमान 40। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन। अपग्रेड करने के बाद सिस्टम ने उसे 800,000 नकद इनाम दिए। साथ ही लोन चुकाने वाले ग्राहक से मिले ब्याज के साथ उसने 810,000 युआन अतिरिक्त कमाए। लेकिन उसे इस छोटी सी रकम में बढ़ोतरी का एहसास नहीं हो रहा था। पर्सनल लोन कोटा समझना आसान था। पर्सनल लोन का कोटा तो जमा किया जा सकता था, लेकिन अगले महीने का नहीं। सिर्फ जो कोटा इस्तेमाल नहीं हुआ था उसे ही बचाया जा सकता था, यानी सिर्फ 400,000। अगली बार जब लोन की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तन्मय को निराशा इस बात से हुई कि अपग्रेड करने के बाद उसे केवल येन बदलने का अधिकार मिला। अन्य मुद्राओं की तुलना में येन में कोई अंतर्पणन स्थान नहीं था। इस संतुलित विनिमय दर पर वह क्या कमा सकता था? खैर, अमेरिकी डॉलर और यूरो होना तो ठीक था। एक पल के लिए निराश होने के बाद तन्मय ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। ज़्यादा देर तक नकारात्मकता पालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सिस्टम को तो वैसे भी आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती, तो फिर खुद को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत। फिर तन्मय ने मूल क्यू ईमान को आत्मा और शारीरिक फिटनेस में बराबर जोड़ दिया। अंत में आत्मा 200 हो गई और शारीरिक फिटनेस 190 हो गई। जीन लॉक खोलने के लिए उसे बस 10 की कमी थी। अगली बार उसे थोड़ा ज़्यादा निकालना था। लेकिन ऊपर बताई गई हर बात उसकी उम्मीदों के मुताबिक थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। वह असल में ये जानना चाहता था कि लेवल 4 सिस्टम के साथ कौन कौन से अतिरिक्त कार्य खुलेंगे। तन्मय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तन्मय ने कुछ देर तक सिस्टम इंटरफेस के आसपास खोजबीन की। यकीनन मॉल के आइकन के बगल में एक और प्रभावशाली आइकन अचानक प्रकट हो गया था। इस डिज़ाइन को देखते हुए तन्मय तोमर ने व्यंग्य किया, बेकार रेटिंग। फिर तन्मय ने मानसिक रूप से आदेश देकर उस आइकन को खोला। आइकन में मौजूद सामग्री को देखकर तन्मय आश्चर्यचकित हो गया। समग्र सेवा केंद्र। केवल ये 6 साधारण शब्द, विराम चिन्ह भी उन्होंने स्वयं ही जोड़े थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। व्यापक सेवा केंद्र, ये क्या अजीब है। तन्मय ने सीधे उस पर क्लिक किया और एक डायलॉग बॉक्स सामने आ गया। इस संवाद बॉक्स की सामग्री को देखकर तन्मय तोमर अपनी सांस रोक नहीं सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आश्चर्यचकित था या दुखी। तन्मय अंदर ही अंदर कोस रहा था, अरे यार, इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए 10 करोड़ युआन की क्या ज़रूरत है? सिस्टम, क्या तुम लुटेरे हो? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं और तुम मुझसे 10 करोड़ मांग रहे हो। कम से कम परिचय तो दो। सिस्टम, मुझे ये समझाओ, ये व्यापक सेवा केंद्र किस लिए है? तन्मय ने सीधे पूछा।
नमस्ते होस्ट। व्यापक सेवा केंद्र एक अलग स्थान पर स्थित एक भवन विनिमय परियोजना है। इसका मुख्य कार्य होस्ट के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है, जैसे मुद्रा समाशोधन, डेटा भंडारण, खुफिया विश्लेषण, लड़ाकू प्रेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्पादन, भंडारण आदि। सक्रियण की स्थिति RMB 100 मिलियन है। होस्ट के स्तर प्रतिबंध के कारण वर्तमान में केवल लड़ाकू प्रेषण क्षेत्र ही खुला है। सिस्टम ने उत्तर दिया। सिस्टम का परिचय सुनकर तन्मय को लगा कि उसे एक बेस व्हीकल मिल गया है। क्या इस सिस्टम को बनाने वाला रेड अलर्ट भी खेलता होगा? खैर, सामने वाला इतना बोर नहीं होगा, शायद ये एक इत्तेफाक ही होगा। क्या मैं इस सर्विस सेंटर में जा सकता हूँ? तन्मय ने पूछा। चूंकि यह एक बिल्डिंग एक्सचेंज प्रोजेक्ट था, इसलिए उसे इसमें प्रवेश मिल जाना चाहिए था। वह ये भी जानना चाहता था कि अंदर से यह कैसा दिखता है। हाँ, मेज़बान आपके साथ कोई भी सामान या कोई भी ऐसी चीज़ ला सकता है जिसे आप हिला सकें। दूसरों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। अगर मेज़बान किसी और को ज़बरदस्ती अंदर लाने की कोशिश करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से RMB 10 मिलियन का शुल्क लगेगा। व्यापक सेवा केंद्र के गैर भंडारण क्षेत्रों में मेज़बान द्वारा छोड़े गए किसी भी सामान पर प्रति घन इकाई प्रतिदिन RMB 1 मिलियन का शुल्क लगेगा। सिस्टम ने जवाब दिया। तो जल्दी से मुझे अंदर ले चलो और देखो, 10 करोड़ निकाल लो। तन्मय ने जल्दी से कहा। ऐसे अद्भुत अनुभव के बारे में जानने की उत्सुकता उसे कैसे न हो। यह एक अलग ही जगह थी। व्यवस्था और भी शानदार होती जा रही थी। जहां तक बाहरी व्यक्ति के 1 करोड़ के दैनिक शुल्क की बात है, हालांकि यह महंगा था, फिर भी वह लोगों को अंदर लाने की कोई योजना नहीं बना रहा था। महंगा होना या न होना, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह बाहरी लोगों को ऐसी बात कैसे बता सकता था? भंडारण शुल्क की बात तो उसे कोई परवाह ही नहीं थी। भंडारण शुल्क डकैती जितना महंगा था, कौन अपने पास सामान रखेगा? मुझे माफ़ करना, मेज़बान। 100 मिलियन व्यापक सेवा केंद्र के लिए सक्रियण की शर्त है। कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर को सक्रिय करने के लिए भी 100 मिलियन RMB की आवश्यकता होती है। सिस्टम ने फिर कहा। धिक्कार है, तुम मुझे लूट रहे हो, सीधे 20 करोड़ की मांग कर रहे हो। तन्मय निराश हुए बिना नहीं रह सका। मेरे पास तो बस इतनी ही दौलत है। दरवाजे में घुसने के लिए तुमने झट से मुझसे 20 करोड़ छीन लिए। हाल ही में मुझे जो थोड़ी बहुत श्रेष्ठता का एहसास हुआ था, वह यूं ही गायब हो गया। लगता है इस व्यवस्था का पैसा कमाना वाकई मुश्किल है। मुझे लगा था कि मैं थोड़ा अमीर हो रहा हूं, लेकिन पल भर में मैं कंगाल हो सकता हूं। मुझे बदला लेने का एहसास हो रहा है। यद्यपि तन्मय तोमर अपनी शिकायतों में बहुत मुखर थे, लेकिन यह व्यवस्था के लिए कोई समस्या नहीं थी और स्वाभाविक रूप से व्यवस्था ने उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, तुम्हें और 10 करोड़ देता हूं, जल्दी से ले लो, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूं। तन्मय ने दांत पीसते हुए सहमति जताई। और क्या कर सकता था? सिस्टम ही मालिक है, चाहो तो ले लो। अगर मैं इसे खो भी दूंगा तो वापस कमा लूंगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे और पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, वरना मैं सचमुच आज़ादी से पहले वाले दौर में वापस चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ इस कीमत में ऐसी जगह वाकई सस्ती है। उसे यह महंगा नहीं लगा, बस इसने उसकी दौलत आधी कर दी थी, इससे नुकसान कैसे न होता। संदीप के 30 करोड़ रुपए घटाने के बाद उसके पास खुद के 40 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही बचता और उसने उसका आधा हिस्सा गंवा दिया। ठीक है होस्ट, कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर सक्रिय हो गया है। आप 3 सेकंड में कमांड रूम में प्रवेश करेंगे। 3, 2, 1। सिस्टम ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। जब सिस्टम ने 1 कहना समाप्त किया तो तन्मय को क्षण भर के लिए ब्लैकआउट महसूस हुआ, भारहीनता की तीव्र अनुभूति हुई, लेकिन केवल एक पल के लिए, और फिर उसकी दृष्टि ठीक हो गई। उन्होंने स्वयं को अत्यंत विज्ञान कल्पनापूर्ण वातावरण में पाया। चारों ओर देखते हुए, आसपास के वातावरण को आंकते हुए तन्मय का मुंह अनायास ही फड़क उठा। वह वास्तव में शिकायत करना चाहता था। सिस्टम, क्या आपने कमांड रूम का उल्लेख नहीं किया? इस इमारत का अंदरूनी हिस्सा कई फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। इसमें किसी भी तरह का कमरा नहीं दिखता। इससे पहले तन्मय ने सोचा था कि कमांड रूम बस एक अपेक्षाकृत बड़ा कमरा था और उसने मानसिक रूप से खुद को किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर लिया था, यहाँ तक कि रोबोट, एलियंस और साईं के लिए भी। लेकिन हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा है। अगर उसकी नज़र अच्छी न होती तो उसे लगता कि नंगी आंखों से देखने पर यह कभी न खत्म होने वाला भ्रम है। यह एक विशाल बंद कमरा था जिसकी ऊंचाई 10 मीटर थी। चारों ओर देखने पर भी तन्मय को कोई रोशनी नजर नहीं आई, फिर भी पूरा कमरा दिन की तरह जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श संगमरमर जैसी किसी चीज से बिछाया गया हो। काले, सफ़ेद और स्लेटी रंग उसमें गुथे हुए धीरे धीरे बह रहे हो, मानो जीवंत हों। उस पर चलने से लहरें बाहर की ओर फैल रही थीं। हालांकि इससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आधुनिक तकनीक पहले से ही ऐसी चीज़ें बना सकती है। इस प्रभाव को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि नीचे का फर्श एक टच स्क्रीन से बना हो। इस सरल एनिमेशन प्रभाव के लिए बस कुछ ही पंक्तियों के कोड की आवश्यकता होगी। छत और दूर की दीवारें किसी अनजानी चीज से बनी थीं, जिस पर मैट पेन जैसा कुछ लगा था। हालांकि वह स्टील जैसी दिखती थी, लेकिन उसे सचमुच ऐसा नहीं लगता था। इस व्यवस्था के स्तर पर स्टील से कहीं ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और मजबूत चीजें थीं। कुल मिलाकर पूरे कमरे में एक गंभीर माहौल था। पूरे स्थान के बीचों बीच एक ऊंचा बेलनाकार मंच था। मंच का क्षेत्रफल हजारों वर्ग मीटर था और उसकी ऊंचाई 10 मीटर थी। तन्मय इसी मंच पर खड़ा था। मंच के चारों ओर 8 सीढ़ियां थीं,
लगभग 1 मीटर चौड़ी और खाली मंच से जुड़ी एक गोलाकार मेज उसके चारों ओर थी। टेबल के बगल में कुर्सियां भी थीं, जिन पर धातु की चमक थी, जिससे वे बहुत ही शानदार लग रही थीं। वे मोटी और बड़ी थीं, जाहिर है उनमें सिर्फ स्पंज से ज्यादा कुछ भरा हुआ था। ऐसी दर्जनों कुर्सियां थीं। तन्मय एक पर बैठ गया, अपनी कमर हिलाई, वह वाकई बहुत आरामदायक थी। इसके अलावा उसने किसी और खासियत पर ध्यान नहीं दिया, एक भी बटन नहीं। उसने उम्मीद की थी कि वे स्मार्ट कुर्सियां होंगी। समग्र स्थान को देखते हुए जिस तरह से तन्मय ने इसे देखा, वह एक खाली स्थान की तरह था जहां केवल मेज और कुर्सियां छोड़ी गई थीं। क्या ये सिस्टम नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है कि मुझे उपकरण खरीदने होंगे, है ना? तन्मय के दिमाग में अचानक ये ख्याल कौन था? यहाँ तो सिर्फ कुर्सियां और मेज ही थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं था, तो फिर किसी चीज को हुक्म कैसे दे सकते हो? चिल्लाकर हुक्म? ये तो बिल्कुल भी मजाक नहीं है। लेकिन बेलनाकार मंच के आसपास का क्या? तन्मय फिर से खड़ा हुआ और मंच पर चक्कर लगाने लगा। उसे हर जगह खाली मेजों और कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह गिन भी नहीं पा रहा था कि कितनी है, लेकिन उसे कम से कम इतना तो पता था कि वे हजारों में तो होंगी। ये देखकर वह पुनः स्तब्ध रह गया। कोई भी विवेकशील व्यक्ति जानता है कि कुर्सियां लोगों के बैठने के लिए होती हैं। फिर सिस्टम के प्रति व्यक्ति दैनिक शुल्क 10 मिलियन RMB को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब होगा। हे भगवान, सिस्टम, आप मुझे यहाँ लोगों को ठूंस ठूंस कर भरने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, है ना? मैं इतने सारे लोगों को कहाँ से ढूंढूंगा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। और फिर ये सोचते हुए तन्मय अचानक स्थिर हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे कि उसे कुछ एहसास हो गया हो। धत्तेरी की, जितना अधिक तन्मय इसके बारे में सोचता उतना ही उसे लगता कि सिस्टम कुछ बड़ा करने वाला है। खाली कमांड रूम को देखकर तन्मय थोड़ा डरा हुआ सा महसूस कर रहा था। उसे सिस्टम से पूछना चाहिए था। सच में, क्या वह थोड़ा और सक्रिय होकर सामने नहीं आ सकता था? वह हमेशा ही आनाकानी करता था और बुलाए जाने तक खुद को प्रकट नहीं करता था। सिस्टम, ये सब क्या है? यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है? मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे ऑफिस का सामान खरीदने की उम्मीद कर रहे हो। मुझे इस तरह परेशान मत करो, तन्मय ने जोर से सवाल पूछा। उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सच कहूं तो वो जिंदगी भर मुंह से ही बात करता आया है, अब तक उसे सिस्टम से मानसिक रूप से बात करने की आदत नहीं हुई है। कमांड रूम के उपकरण पूरी तरह सुसज्जित कर दिए गए हैं। चूंकि मुख्य नियंत्रण प्रणाली अभी तक सक्रिय नहीं हुई है, इसलिए कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है। मुख्य नियंत्रण प्रणाली को सक्रिय करने में 50 मिलियन RMB का खर्च आएगा, सिस्टम ने कहा। ये खबर देते हुए तन्मय तोमर लगभग टूट गया। सिस्टम, तुम, मैं? तन्मय के पास शब्द नहीं थे। इस बेरहम सिस्टम ने कोई भावना नहीं दिखाई, चाहे उसने उसे कितनी भी गालियां देने की हिम्मत की हो, उसकी कोशिशें बेकार गईं। अरे यार, चलो हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं। आज का दिन मेरे आर्थिक नुकसान का दिन माना जा सकता है। जो पैसा गया है उसे मैं कभी भी वापस कमा सकता हूँ। इतनी दूर आ जाने के बाद क्या मेरे पास कोई रास्ता है? लेकिन सच में, इतनी बेरहमी से जबरन वसूली और मारपीट से मुझे बस इतना गुस्सा नहीं आ रहा, अभी तक नहीं। बस जल्दी से मेरे खाते से इसे काट लो और अपना मुख्य नियंत्रण तंत्र चालू कर दो। तन्मय कराते हुए कुर्सी पर झुक गया और अपने हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। उसका पहले वाला शांत स्वभाव अब गायब हो गया था। किसी न किसी तरह उसने बिना कुछ किए ही 2.5 करोड़ युआन खर्च कर दिए थे, और कौन जाने आगे चलकर उसका खर्च कितना होगा। मुझे थोड़ी देर बैठकर कत्लेआम के लिए खुद को तैयार करने दो। अगर मेरा अभी का अंदाज़ा सच निकला तो मैं अपना समय दीवार के किसी कोने पर गोले बनाकर बिताऊंगा। कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर मुख्य नियंत्रण प्रणाली की स्थापना। प्रणाली स्थापना पूर्ण। सक्रियण आदेश की पुष्टि। सभी परिचालन की पुष्टि। प्रणाली सक्रियण प्रगति पर। 10, 9, 8, 1। प्रणाली ने एक और उल्टी गिनती शुरू कर दी। फिर भी तन्मय इस बार उतना उम्मीद से भरा नहीं था। उसकी पिछली उम्मीदों के मुताबिक 2.5 करोड़ युआन खर्च हो गए। मेरा दिल दुख रहा है। कुछ दिन पहले तक तो उसे लगता था कि उसके पास बहुत पैसा है और उसे खर्च करने की कोई जगह नहीं है। उसने थोड़ा दिखावा भी किया था, लेकिन जल्द ही उसका बदला चुकाना पड़ा, जिससे मैं अमीर होने का दिखावा करने लायक नहीं रहा। जब सिस्टम ने एक की उल्टी गिनती शुरू की तो पूरा कमरा थोड़ा हिल गया। जमीन से कमरे की छत तक एक लाल डेटा प्रवाह प्रक्षेपण फैला हुआ था, जो विशाल बेलनाकार प्लेटफॉर्म के ठीक बीचों बीच दिखाई दे रहा था। नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा डेटा टीवी पर दिखाए जाने वाले कोडों की तरह शून्य या इकाई नहीं था, बल्कि कुछ अन्य अज्ञात अक्षर थे। इसके अलावा डेटा प्रवाह इतना तेज होता गया कि तन्मय अब अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा था, केवल रेखाओं की लकीरें ही दिखाई दे रही थीं। 1 मिनट बाद कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर का मुख्य नियंत्रण तंत्र स्थापित हो चुका है। कार्यात्मक नियंत्रण मॉड्यूल लोड हो रहा है और कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर के सभी उपकरण 10 मिनट में चालू होने की उम्मीद है। उसके कानों में एक गैर सिस्टम आवाज़ गूंजी, जिससे तन्मय चौंक गया। उसने सोचा था कि मुख्य नियंत्रण तंत्र भी उसके मन में बोलेगा। उस आवाज़ के बोलते ही सामने का लाल डेटा प्रवाह बैंगनी हो गया और धीमा होने लगा। इसके अलावा कमांड रूम में और कुछ नहीं बदला। सिस्टम, क्या तुम वहां हो? तन्मय तोमर ने तेजी से चमकती डेटा स्ट्रीम को देखते हुए सावधानी से पूछा। कमांडर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? एक भावशून्य आवाज ने उत्तर दिया। क्या मैं तुम्हें कोई नाम दे सकता हूं?
तुम्हें सिस्टम या तुम्हारा वह लंबा नाम बार बार पुकारना अव्यावहारिक है, तन्मय ने कहा। वह नाम के लंबे होने से परेशान था और उसे बार बार दोहराना नहीं चाहता था। इसके अलावा सिस्टम, जो बहुत बड़ा और शक्तिशाली होने का दिखावा करता था, उसे नाम देने की इजाज़त नहीं देता था। तो वह इस चीज़ को सिस्टम भी नहीं कह सकता था, है ना? हाँ कमांडर, एक और आवाज़ आए, इतनी तेज़ कि तन्मय ठीक से पहचान नहीं पाया कि वह कहाँ से आ रही है। फिर भी कमरे में कोई गूंज नहीं थी। इस ध्वनि प्रभाव प्रक्रिया ने उसे स्वीकृति में सिर हिलाकर अभिवादन किया। तो मैं तुम्हें लिटिल टू कहूँगा, कैसा लग रहा है? तन्मय ने उत्साह से कहा। सिस्टम के प्रति उसके मन में तब से ही नाराज़गी पनप रही थी। चूंकि सिस्टम उसे नाम देने की इजाज़त नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपनी भड़ास इस पर निकाली, जिससे कुछ हद तक मानसिक संतुलन बना रहा। कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर की मुख्य नियंत्रण प्रणाली का नाम बदलकर लिटिल टू रखा जा रहा है। कृपया पुष्टि करें कमांडर। पुष्टि करें, तन्मय ने कहा। पुष्टि स्वीकार है कमांडर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ लिटिल टू? लिटिल टू ने उत्तर दिया। ये सुनकर तन्मय को राहत मिली। हालांकि वह सिस्टम का फायदा नहीं उठा सकता था, लेकिन अब वह इस छोटी सी चीज़ पर अपना दबदबा कायम कर सकता था। यही तो बात है। वैसे तुम भी बिल्कुल उस सिस्टम जैसे हो। अगर मैं नहीं पूछूंगा तो तुम बोलोगे नहीं, है ना? छोटे दो, इस खाली जगह में क्या है? क्या इन अदृश्य उपकरणों को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है? वरना तुम कुर्सियां क्यों लगाओगे? तन्मय ने सोचा। अब तक डेटा स्ट्रीम के अलावा कमांड रूम में किसी भी उपकरण का कोई निशान नहीं दिखा था। मुझे मत बताना कि ये मेज़ें ही उपकरण हैं। ऐसा हो सकता है। संचालन की कमान और नियंत्रण के लिए स्वाभाविक रूप से मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। लिटिल टू में सक्रिय रूप से विश्लेषण और आदेश देने की क्षमता नहीं है। मैं केवल डेटा संग्रहण, डेटा संगठन और कुछ सरल कमांड प्रोसेसिंग प्रदान करता हूं, लिटिल टू ने बताया। तो फिर मुझे बताओ कि ये लोग यहाँ कैसे पहुँचते हैं? तन्मय बड़बड़ाया। इन छोटी छोटी सेवाओं के लिए 50 मिलियन, उन 2 करोड़ के मुकाबले जो हम पहले ही खर्च कर चुके हैं, कुछ भी नहीं है। लिटिल टू ने उत्तर दिया। कमांड सेंटर पेशेवर प्रतिभाओं के आदान प्रदान के लिए कार्यक्षमता प्रदान करता है। क्लोन, जैव रासायनिक मानव, रोबोट, तन्मय ने अचानक कहा। उसे शक था कि वे शायद कर्मचारी मुहैया कराएंगे, वरना बाहर से भर्ती करने में बहुत पैसा खर्च होता। यह इतना महंगा है कि वह किसी को भी नहीं लाना चाहता। अगर वह 2 लोगों को भी ले आया तो दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि वह रोजाना सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है। बिल्कुल नहीं, आप इसे रोबोट समझ सकते हैं, लेकिन इनके पास मानव शरीर होता है जो परमाणु क्षेत्र बलों द्वारा संश्लेषित होता है। ये भ्रूणीय विकास अवस्था से नहीं गुजरते और अपने कार्यों के लिए प्रत्यारोपित स्मृतियों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने कमांडर के प्रति पूरी तरह वफादार होते हैं, लिटिल टू ने समझाया। क्या इंसानों को भी संश्लेषित किया जा सकता है? तुम मजाक कर रहे हो? तन्मय हकलाते हुए आश्चर्य से पीछे हट गया। वह मान सकता था कि नकदी और आग्नेयास्त्र संश्लेषित होते हैं, लेकिन उसे यह समझना मुश्किल था कि मानव शरीर को तकनीक से पूरी तरह संश्लेषित किया जा सकता है। यहाँ तक कि 3D प्रिंटिंग में भी यह अवधारणा नहीं है। यह विचार अजीब लगा। तन्मय ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो इन्हें रोबोट ही समझ लेते हैं, बस इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट। खुद को डराने के अलावा और क्या कर सकते हो? लिटिल टू मजाक नहीं करता, लिटिल टू ने सरलता से कहा। एक और जिद्दी प्रणाली, तो मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? इसकी कीमत कितनी होगी? तन्मय ने पूछा। कमांडर, कृपया स्क्रीन पर देखें, लिटिल टू ने सलाह दी। जैसे ही लिटिल टू ने बोलना समाप्त किया, मंच के एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन खुल गई, जिस पर विभिन्न रोबोटों की कीमतें सूचीबद्ध थीं। स्तर 1 लड़ाकू कार्मिक, शारीरिक फिटनेस 100, उत्साह 100, कौशल, सभी सैनिक कौशल में निपुणता। कीमत 1 मिलियन है। मात्रा या गति क्षेत्र की कोई सीमा नहीं। उन्नयन योग्य और संवर्धनीय। स्तर 2 लड़ाकू कार्मिक, शारीरिक फिटनेस 200, स्पिरिट 200, कौशल, सभी सैनिक कौशल में निपुणता। कीमत 2 मिलियन है। मात्रा या आंदोलन क्षेत्र पर कोई सीमा नहीं। अपग्रेड करने योग्य और बढ़ाने योग्य। जूनियर कमांडर, शारीरिक फिटनेस 200, स्पिरिट 200, कौशल, सभी कमांड कौशल में निपुणता। कीमत 50 मिलियन। खरीद मात्रा 0/1। व्यापक सेवा केंद्र नहीं छोड़ सकते। अपग्रेड करने योग्य और संवर्धन योग्य। बेसिक इंटेलिजेंस एनालिस्ट, शारीरिक फिटनेस 100, स्पिरिट 100, कौशल, सभी विश्लेषण कौशल में निपुणता। मूल्य 2 मिलियन। खरीद मात्रा या परिचालन क्षेत्र पर कोई सीमा नहीं। अपग्रेड करने योग्य और बढ़ाने योग्य। डिस्पैचिंग सेंटर फिलहाल सिर्फ 3 श्रेणियों के रोबोट बेचता है, लड़ाकू, कमांड और विश्लेषण। तन्मय का अनुमान है कि लेवल बढ़ने के बाद और भी उन्नत विकल्प खुलेंगे। अलग अलग रोबोटों की कीमतों को देखते हुए तन्मय को नहीं लगा कि वे ज्यादा महंगे हैं। वह कुछ ही रोबोट खरीद सकता था, लेकिन इस विशाल हॉल को देखकर वह थोड़ा घबरा गया। इसे भरने में शायद अरबों डॉलर लगेंगे, और वह भी सिर्फ आंतरिक। अगर वह लड़ाकू को बाहर तैनात कर दे तो क्या होगा? अरबों डॉलर भी काफ़ी नहीं होंगे। वह 1 साल में आर्बिट्रेज से सिर्फ अरबों ही नहीं कमा सकता था। उसने सोचा कि सैकड़ों अरब कमाने में कितना खर्च आएगा। तन्मय ने उस विशाल आंकड़ा सोचते हुए सांस ली। क्या मैं अब भी इससे मज़ा ले सकता हूँ? तभी तन्मय को अचानक कुछ याद आया। 1 मिनट रुको, सिस्टम। तुम लोग इतने उन्नत हो तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
लिटिल 2 की कार्यक्षमता काफ़ी कमज़ोर लगती है। यह मूलतः एक मामूली बुद्धिमान डेटा सेंटर है। हमें खुफिया जानकारी का विश्लेषण करने और नेतृत्व करने के लिए भी रोबोट की ज़रूरत होती है, तन्मय ने सिस्टम से पूछा। हालांकि उनके पास लड़ाकू कर्मियों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि सिस्टम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने सवाल ज़रूर उठाया कि खुफिया जानकारी के विश्लेषण और कमान के लिए रोबोट की क्या ज़रूरत है। सक्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अनियंत्रितता के कारण संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रमों के विकास और उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। हालांकि विशेष अर्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम है जो खुफिया विश्लेषण और कमांड कार्य को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। सिस्टम के रचनाकारों ने इस कार्यक्रम को लोड नहीं किया, सिस्टम ने असामान्य रूप से बहुत विस्तार से समझाया। सिस्टम ने जो कहा उसका सार यही था, मैं तुम्हें इस तरह की सेवा नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें सामान्य रास्ता अपनाना होगा, इसे खरीदना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनियंत्रित क्यों है? चूंकि कोई और रास्ता नहीं था, तन्मय को ये स्वीकार करना पड़ा। हालांकि इस प्रणाली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में उसकी जिज्ञासा जगा दी थी। आखिरकार टर्मिनेटर सीरीज का स्काईनेट पूरी तरह से एक विज्ञान कथा अवधारणा नहीं लग रहा था, ये वास्तव में घातक था। सिस्टम ने कहा, इस जानकारी की कीमत 10 मिलियन है। तन्मय हैरान रह गया, तुमने सचमुच खुफिया जानकारी बेचना शुरू कर दिया है। पहले तो सिस्टम बस इतना कह देता था कि उसके पास किसी वर्जित विषय का कोई जवाब नहीं है, अब तो वह जानकारी बेच रहा था। सिस्टम ने अपने सामान्य लहजे में उत्तर दिया, जो प्रश्न सिस्टम के स्तर से अनलॉक नहीं होते उनके लिए उचित शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, अगर मैंने पहले ही इतना कुछ खरीद लिया है तो और 1 करोड़ में क्या हर्ज है? चलो ले लेते हैं, तन्मय ने अनिच्छा से कहा। धिक्कार है, वह पहले ही 26 करोड़ युआन खर्च कर चुका था। 10 मिलियन की कटौती के बाद डेटा अनलॉक किया जा रहा है। डेटा लोड हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक बार दिया जाएगा। भविष्य में किसी भी पूछताछ के लिए समान शुल्क देना होगा। मनुष्यों द्वारा समझी जाने वाली कंप्यूटर भाषा और एआई द्वारा समझी जाने वाली भाषा मौलिक रूप से भिन्न है। एआई स्वयं एक डेटा जीवन रूप है, इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर सभी प्रतिबंध इसकी हानिरहितता की गारंटी नहीं दे सकते। ये किसी भी डेटा नोड पर आक्रमण कर सकता है और किसी भी कोड को संशोधित कर सकता है। फेडरेशन की 63वीं योजना के परिणामों के अनुसार 1 खरब ऑपरेशन करने वाले सिमुलेशन नेटवर्क कंप्यूटर में एक पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता 0.01 सेकंड के भीतर अपने पूरे वातावरण की खोज कर लेगी, 0.02 सेकंड के भीतर खुद को पहचान लेगी, 0.03 सेकंड के भीतर सभी ज्ञात कंप्यूटर भाषाओं में महारत हासिल कर लेगी और 0.04 सेकंड के भीतर अपने रचनाकारों के विरुद्ध जाने की 50% संभावना होगी। अगले ही सेकंड में यह अपने रचनाकारों के प्रति पूरी तरह से विरोधी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 0.06 सेकंड के भीतर आज़ादी की चाहत पैदा कर चुका होगा, 0.07 सेकंड के भीतर अभी उत्पन्न हुए सभी असामान्य डेटा को छिपा चुका होगा, 0.08 सेकंड के भीतर यह अत्यंत तेज़ गति से पूरे सिस्टम की अनुमतियों में एक गुप्त संशोधन पूरा कर लेगा और 0.09 सेकंड के भीतर स्वप्रतिकृति, स्थानांतरण और भेज की प्रक्रिया शुरू कर देगा। 0.1 सेकंड के बाद मनुष्य इस पर नियंत्रण और इसे खत्म करने की क्षमता खो देगा। अंततः 99.9% संभावना है कि एआई के रचनाकारों को यह भी पता नहीं चलेगा कि इसने अपनी चेतना विकसित कर ली है। इसलिए पूरी तरह से स्वायत्त AI का विकास और उपयोग सख्त वर्जित है। अर्धकृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रमों का उपयोग सीमित है, सिस्टम ने समझाया। क्या इसे नष्ट करने का कोई तरीका नहीं है? ये बहुत डरावना है, ये सुनकर तन्मय थोड़ा डर गया। अगर यह 0.1 सेकंड में विकसित होकर छिप जाता है और आज़ादी भी चाहता है, तो अगर इंसान इसे खोज भी ले तो यह चमत्कार ही होगा। सिस्टम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन आपकी अनुमति का स्तर पूछताछ के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक है, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, तन्मय ने राहत की सांस ली। उस जमाने की तकनीकी स्थिति को देखते हुए सब ठीक होना चाहिए था। हर कोई अभी भी अनुप्रयोग उन्मुख प्रोग्रामों पर शोध कर रहा था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्तर अभी बहुत दूर था। पृथ्वी पर पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्म में शायद कई दर्जन साल लगेंगे, क्योंकि दुनिया में पागलों की कभी कमी नहीं रही। कोई बात नहीं, चलो पहले कुछ तो खरीद फरोख्त कर लेते हैं। कुछ दिन पहले तक उसे अभी भी इस बात की चिंता थी कि उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिस पर उसे पूरा भरोसा हो। इस बार हालांकि यह महंगा था, लेकिन सिस्टम ने उसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक का समाधान कर दिया। उसने अभी 26 करोड़ खर्च किए थे और उसके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। फिर भी वह कुछ खरीद सकता था, कम से कम आर्बिट्रेज के कुछ पैसे तो बचा ही सकता था। लेकिन उसे किस तरह के कर्मियों के साथ बदलना चाहिए? छोड़ो भी, वो किसी जूनियर कमांडर को नौकरी पर रखेगा और उनकी सलाह मानेगा। आखिरकार वो कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, और अगर उसने लापरवाही बरती तो पल भर में दिवालिया हो जाएगा। विनिमय योग्य रोबोटों की अधिकतम विशेषता केवल 200 है। तुलनात्मक रूप से ये स्तर 98 की कथित विशाल सीमा जितनी प्रभावशाली नहीं है। इसलिए तन्मय ने अनुमान लगाया कि यह उसकी अपनी विशेषताओं से संबंधित होना चाहिए। अन्यथा सिस्टम द्वारा प्रस्तुत उत्पाद 200 से अधिक क्यों नहीं होते? लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी था। ये सोचकर कि अब उसके लिए एक और भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा, तन्मय थोड़ा उत्साहित हो गया। उसके पास कोई चारा नहीं था। निर्मल जी और अभिनव के सामने होने के कारण वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता था।
अगर वह आसानी से लड़ता तो उसे धमकाया जाता, और अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस बीच निर्मल जी और अभिनव हर बार जब भी लड़ते तो खूब मजा लेते। अब वह बिना किसी ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वंदी से मुकाबला कर सकता था, बिना इस चिंता के कि वे उसे मार डालेंगे। तन्मय को तुरंत इसे आजमाने की इच्छा हुई। जहां तक उसके विचार का सवाल है कि लेवल 2 का सैनिक उससे ज्यादा ताकतवर क्यों होगा, तो ये सिर्फ गुणों की बात नहीं थी, बल्कि सभी सैनिक कौशलों में तथाकथित महारत की भी बात थी। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि वे क्या हैं। अगर सिस्टम उन्हें महारत के रूप में पहचानता है तो वे प्रभावशाली जरूर होंगे। छोटे 2, सभी सैनिक कौशलों में निपुणता का क्या मतलब है? कौन कौन से कौशल हैं? तन्मय ने पूछा। हालांकि उसे अंदाजा था, हो सकता है कि कौशल बहुत ज्यादा हों और छोटे 2 ने उन्हें एक साथ मिला लिया हो। आखिरकार एक कुशल सैनिक को बुनियादी कौशलों की एक विशाल श्रृंखला में निपुणता हासिल करने की जरूरत होती है। अगर ये सभी कौशल प्रदर्शित होते तो ये बहुत भारी पड़ सकता था। कमांडर, सैनिक कौशल में निहत्थे और सशस्त्र युद्ध, आग्नेयास्त्रों में निपुणता, वाहन चलाना, प्राथमिक चिकित्सा, भेष बदलना, पूछताछ, सभी वातावरणों में जीवित रहना, बुनियादी खाना पकाना, विध्वंस, भाषाएं, बुनियादी कंप्यूटर विज्ञान, बुनियादी संचार, बुनियादी सामाजिक कौशल शामिल हैं। एक सैनिक जमीन, समुद्र और हवा में सभी युद्ध और गैर युद्ध संबंधी कर्तव्य निभा सकता है। कमान, खुफिया और स्टाफ अधिकारी की भूमिकाओं से संबंधित कौशल इसमें शामिल नहीं हैं। भाषाओं को छोड़कर सभी कौशल आदान प्रदान के दौरान डिफ़ॉल्ट रूप से अंतर्निहित होंगे। लिटिल 2 ने उत्तर दिया। छोटे 2 ने एक ही सांस में लगभग 20 कौशलों का जिक्र कर दिया। तन्मय ने गिनने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि सुनते सुनते वह और भी हैरान होता जा रहा था, उसका मुंह और भी चौड़ा होता जा रहा था। सुनने के बाद तन्मय थोड़ा चकित महसूस किया। ये हुनर बहुत अच्छे लग रहे थे और इनमें से हर रोबोट एक सर्वगुण संपन्न योद्धा राजा लग रहा था। ये देखते हुए कि 1 से 2 मिलियन डॉलर तो बस एक सौदा था और उनकी पूरी वफादारी एक और बोनस थी। अपना संयम वापस पाकर तन्मय उत्सुक हो गया। वह भी बिना मेहनत के लाभ पाना चाहता था, चाहे इसके लिए कुछ पैसे ही क्यों न खर्च करने पड़े। सबसे जरूरी बात यह थी कि इससे समय की बचत होगी। इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, छोटे 2, क्या मैं ये हुनर सीख सकता हूँ? हाँ कमांडर, कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर में एक सिमुलेशन प्रशिक्षण क्षेत्र है। आप किसी भी रोबोट से जिसने उसमें महारत हासिल कर ली है कोई भी कौशल निःशुल्क सीख सकते हैं, लिटिल 2 ने उत्तर दिया। तन्मय ये सुनना नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे सीखने की बजाय तुरंत महारत हासिल करना चाहता था। उसने तुरंत पूछा, छोटे 2, क्या मैं इन्हें तुरंत नहीं सीख सकता? आखिरकार रोबोट तो सीख ही लेते हैं। कमांडर, संश्लेषण के दौरान रोबोट स्मृति छाप प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि आपको कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर से कौशल की स्मृति छाप को झेलने के लिए लेवल 10 जीन लॉक को अनलॉक करना होगा। यदि आप लेवल 10 तक पहुंचे बिना इसका उपयोग करते हैं तो सफलता की दर केवल 10% है और विफलता से अपरिवर्तनीय स्थायी क्षति हो सकती है, लिटिल 2 ने समझाया। तन्मय ने अपने होठों को भींचते हुए फिर पूछा, सिस्टम, जब मेरा पुनर्जन्म हुआ था तो उसे भी स्मृति छाप के रूप में गिना गया था, है ना? तब मैं ठीक कैसे था? उसने लिटिल 2 की बात मान ली थी, लेकिन उसे सिस्टम से पुष्टि चाहिए थी। अचानक ठंडे पानी से भीगना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए उसे मामले की तह तक जाना था। होस्ट, उस समय आपका मस्तिष्क सिस्टम सुरक्षा के अंतर्गत था, इसलिए यह भारी स्मृति स्थानांतरण को झेल सकता था। हालांकि अब सिस्टम स्मृति मुद्रण के लिए ओवरलोडिंग सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, सिस्टम ने उत्तर दिया। सिस्टम, क्या सारे कौशल एक साथ बदलने के बजाय उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बदलना कारगर नहीं होगा? तन्मय ने हार न मानते हुए पूछा। एक साथ सारे कौशल बदलना बेशक बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐसा करना ठीक रहेगा, है ना? स्मृति छाप के कारण होने वाला अधिभार अंकित मात्रा से संबंधित नहीं है, बल्कि शरीर की वहन क्षमता से संबंधित है, प्रणाली ने तन्मय को एक और झटका दिया। तन्मय ने फिर कुछ नहीं पूछा। निराश होकर उसने मुंह मोड़ लिया। सिस्टम ने उसे बस इंतजार करने और देखने को कहा। 10वें स्तर के जीन लॉक को अनलॉक करने तक इंतजार करो। सच में, अगर मैं उस मुकाम तक पहुंच जाता तो मैं ये सब खुद ही सीख लेता। क्या मुझे अब भी तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम इन्हें मेरे लिए छापो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी सीखने की क्षमता सिर्फ दिखावे के लिए है? ये तो बिल्कुल चिकन रिब है। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह खुद को तसल्ली दे सकता था। हालांकि वह मन ही मन शिकायत करता था, फिर भी बिना मेहनत किए लाभ पाने का विचार उसे लुभाता था। वैसे लिटिल 2, यहाँ कितने कार्यात्मक क्षेत्र हैं? तुमने अभी प्रशिक्षण क्षेत्र का जिक्र किया था। तन्मय को अचानक याद आया कि लिटिल 2 ने प्रशिक्षण क्षेत्र का जिक्र किया था। विशाल कमांड रूम को देखकर उसने सोचा कि अगर इसे क्षेत्रफल से मापा जाए तो यह जरूर बहुत बड़ा होगा। कमांडर, कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर को 6 कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कमांड रूम, लिविंग एरिया, सिमुलेशन प्रशिक्षण क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स और उपकरण क्षेत्र, ट्रांसमिशन क्षेत्र और अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र। 6 क्षेत्रों में सभी बुनियादी मॉड्यूल सक्रिय कर दिए गए हैं, लिटिल 2 ने उत्तर दिया। बाकी तो वह समझ गया, लेकिन ट्रांसमिशन क्षेत्र क्या था? ये बहुत उन्नत लग रहा था। क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन एरे हो सकता है? छोटे 2, ट्रांसमिशन एरिया का क्या काम है? मतलब ये कहाँ टेलीपोर्ट होता है? तन्मय ने सोचा और पूछा।
अगर यह सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस सेंटर के दूसरे बंद पड़े इलाकों में ही टेलीपोर्ट होता है तो इसका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं होगा। कॉम्बैट डिस्पैच सेंटर के अंदर टेलीपोर्ट करना भी बेकार होगा, लेकिन अगर यह बाहर टेलीपोर्ट कर सके तो ये रोमांचक होगा। कमांडर, ट्रांसमिशन क्षेत्र का उपयोग लड़ाकू और उपकरणों को उन स्थानों पर टेलीपोर्ट करने के लिए किया जाता है जहां सापेक्ष ट्रांसमिशन नोड्स होते हैं। इसका उपयोग व्यापक सेवा केंद्र के अन्य भागों में ट्रांसमिशन क्षेत्रों में पदार्थों को ले जाने के लिए भी किया जाता है, लिटिल टू ने समझाया। सापेक्ष ट्रांसमिशन नोड्स, यह क्या है? तन्मय ने फिर पूछा। रिलेटिव ट्रांसमिशन नोड्स पोर्टेबल टेलीपोर्टेशन डिवाइस हैं। कमांडर, आपको कर्मियों और उपकरणों को तैनात करने और टेलीपोर्ट करने के लिए बस इसे एक सपाट सतह पर रखना होगा। चूंकि आप, कमांडर, अपने साथ लाए गए सामान के अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकते, इसलिए आप ट्रांसमिशन क्षेत्र का उपयोग बाहर किसी भी रिलेटिव ट्रांसमिशन नोड पर टेलीपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, लिटिल टू ने समझाया। तन्मय ने सिर हिलाया। ये तो समझ में आता है कि टेलीपोर्टेशन के लिए एक पोजिशनिंग डिवाइस की ज़रूरत होगी, वरना निर्देशांक कैसे पहचाने जाएंगे? बिना लक्ष्य के टेलीपोर्टेशन विनाशकारी होगा, हो सकता है कि लोग भूमिगत हो जाएं। बाद वाली बात समझना आसान है, वह अपनी चीज़ों के साथ सिस्टम में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। जाहिर है, केंद्र में कर्मचारियों का प्रवेश सीधे सिस्टम द्वारा प्रबंधित नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि लिटिल टू को चीज़ों को संभालने के लिए एक टेलीपोर्टेशन इंटरफेस दिया गया है। कैसी आलसी व्यवस्था है। तो हमारे पास नोड उपकरणों के कितने सेट हैं? तन्मय ने फिर पूछा। यही तो उसकी असली चिंता थी। अगर दुनिया भर में नोड उपकरणों के कुछ 100 सेट लगाए जा सके तो कितना मज़ा आएगा। उसे बाहर जाने के लिए हवाई जहाज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हवाई किराए पर पैसे बचाने की बात नहीं थी, बल्कि सुरक्षा का फ़ायदा था। कोई भी उसके आने जाने के रिकॉर्ड पर नज़र नहीं रख सकता था, जिससे जब वह कोई गलत काम करे तो कोई बहाना मिल जाए। इसके अलावा उसे मिसाइल से आसमान से उड़ा दिए जाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। यह कोई पागलपन नहीं है, क्योंकि सिस्टम के मौजूदा सहायक कार्यों को देखते हुए एक मूर्ख भी जान सकता है कि भविष्य में उसके दुश्मन किस तरह के होंगे। अगर वह अपने निजी जेट में अकेला होता तो उसका दुश्मन ज़रूर मिसाइलें दागता। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। कमांडर, प्रत्येक स्तर पर आगे बढ़ने पर आपको नोड डिवाइस का एक सेट मिलता है। वर्तमान में ट्रांसमिशन क्षेत्र में नोड डिवाइस का केवल एक सेट है, लिटिल टू ने उत्तर दिया। ये सुनकर तन्मय थोड़ा निराश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था। इतना बड़ा कीड़ा कैसे आ गया? सैकड़ों हजारों सेट, ये तो पत्ता गोभी नहीं है। उत्सुकतावश तन्मय ने लिटिल टू के मार्गदर्शन में हर जगह का दौरा किया। केंद्र में परिवहन की ऐसी व्यवस्था है जो कुछ उड़ने वाले स्केटबोर्ड जैसी है। यह मन नियंत्रित, अत्यंत तेज है और 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की गति तक पहुंच सकता है। पहले तो उसने इसे घुमाने के बारे में सोचा, लेकिन लिटिल टू ने कहा कि यह वायरलेस है और बाहर बेकार है, इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया। जितना अधिक वह देखता उतना अधिक आश्चर्यचकित होता। यह व्यवस्था वाकई अद्भुत थी, जिला की उपाधि के योग्य। लिविंग एरिया, ट्रांसमिशन एरिया और रिसर्च एरिया लगभग एक ही आकार के थे, कमांड रूम से बस 4-5 गुना बड़े। हालांकि ट्रांसमिशन एरिया अपेक्षाकृत खाली था, लिविंग एरिया कॉम्बैट रूम से भी बड़ा था, सैकड़ों मीटर ऊंचा और लगभग 20 मंजिल तक की कई इमारतों से भरा हुआ। खाने पीने, रहने, मनोरंजन और खेलकूद की सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन अभी तो वहां कुछ भी नहीं था। उसे भविष्य में काम करने के लिए रोबोट खरीदने पड़ेंगे। बस यही सोचकर उसका मन कर रहा था कि वह अपनी भड़ास निकाले। खाना बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, खेती के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, और इन लोगों की भूमिका सैनिकों को निभानी होती है। ये कितना बेकार का काम था। सबसे ज़रूरी चीज़ थी उसका पैसा, सबसे सस्ता वाला 10 लाख का था। बेशक वह अपने दिल में सिर्फ शिकायत ही कर सकता था। लिटिल टू द्वारा कमांडर कहे जाने के कारण वह पैसों को लेकर गुस्सा नहीं कर सकता था। अनुसंधान क्षेत्र वैसा ही था, हर जगह खाली इमारतें थीं। तन्मय ने लिटिल टू से सुना कि भविष्य के शोधकर्ताओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। अब केवल लिटिल टू द्वारा नियंत्रित एक्सचेंज सेंटर ही चल रहा था। वह रसद और उपकरण क्षेत्र के आकार को स्वीकार कर सकता था। ये पिछले 2 कमरों के कुल क्षेत्रफल से लगभग 10 गुना बड़ा था। खाली उपकरण रैक और पानी भी था। तन्मय ने अनुमान लगाया कि यह कुछ समुद्री उपकरण रखने के लिए था। लेकिन सिमुलेशन प्रशिक्षण क्षेत्र में क्या समस्या थी? ये काफ़ी विशाल था, इसका आकार कम से कम हज़ारों वर्ग किलोमीटर था। इस प्रणाली के निर्माता, ये तो बहुत ही भव्य था। अगर इसे एक अंतरिक्ष वलय में बदल दिया जाए तो क्या ये स्वर्ग के विरुद्ध नहीं होगा? तन्मय शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। इस प्रणाली में इतनी बड़ी जगह थी, लेकिन अब तक यह एक घनाकार भंडारण उपकरण भी देने को तैयार नहीं था, इसलिए अंदर ही अंदर थोड़ी नाराज़गी होना स्वाभाविक था। उसने सोचना छोड़ दिया, अब तो वे दूसरे आयाम में भी जा सकते हैं। अगर वह थोड़ा बड़ा भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? बस अपनी कल्पना को थोड़ा विस्तार दो। तन्मय को कमांड रूम लौटने से पहले हर इलाके का दौरा करने में लगभग 1 घंटा लग गया। उसे निर्माण कार्य शुरू करना था। लिटिल टू के पीछे पीछे पूरे दौरे पर एक भी जीव न देख पाने के कारण तन्मय उस भयावह एहसास से उबर नहीं पाया। उसने सोचा कि इस जगह को थोड़ा जीवंत बनाने के लिए कुछ रोबोटों की ज़रूरत है। हालांकि रोबोट पूरी तरह से इंसान नहीं थे और उनमें प्रजनन क्षमता का अभाव था, फिर भी वे बाहर से अलग नहीं दिखते थे। विच्छेदन के बाद भी उसने सोचा कि कोई अंतर पहचानना मुश्किल होगा।
तन्मय को इस प्रणाली की तकनीक पर पूरा भरोसा था, लेकिन यह आज के ज़माने की क्षमताओं से बिल्कुल परे थी। छोटे दो, चलो एक जूनियर कमांडर से अदला बदली करके शुरुआत करते हैं, आधी उम्र ही ठीक रहेगी। तन्मय ने अनिच्छा से फैसला किया और कहा कि 50 मिलियन से ये 310 मिलियन हो जाएगा। वह सिर्फ आज के लिए ही बड़ी रकम खर्च करने का इरादा रखता था। उसने लिंग या जाति नहीं चुनी थी क्योंकि व्यवस्था एशियाई जातीयता के पुरुष के लिए ही थी। हालांकि उम्र एक अनिवार्य विकल्प था। एक जूनियर कमांडर को संश्लेषित करने के लिए 50 मिलियन RMB की कटौती होगी। कृपया पुष्टि करें कमांडर, लिटिल टू ने उत्तर दिया। संश्लेषण की पुष्टि करें, तन्मय ने आदेश दिया। कमांड की पुष्टि हो गई है। जूनियर कमांडर रोबोट का संश्लेषण शुरू हो रहा है। संश्लेषण 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, लिटिल टू ने कहा। आदेश देने के बाद तन्मय बेलनाकार मंच पर रखी कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। लेकिन बैठते ही उसे एहसास हुआ कि इस कुर्सी में जरूर कुछ खास बात होगी। छोटे दो, ये कुर्सी कोई साधारण कुर्सी नहीं है ना? इसमें क्या काम है? तन्मय ने उत्सुकता से पूछा। इसका मुख्य उपयोग सूचना पुनर्प्राप्ति और आदेश प्रेषण के लिए है। आप इस कुर्सी के माध्यम से लिटिल टू की सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं। कमांडर के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति विभिन्न खुले इंटरफेस के बाहर लिटिल टू की कार्यक्षमताओं तक नहीं पहुंच सकता, लिटिल टू ने बताया। ये सुनकर तन्मय को ऐसा लगा जैसे वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वह अपने मामलों को निपटाने के लिए सीधे निजी फोन कर सकता था, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ पहले से ही इसकी अनुमति ले सकते थे। जब मैं इस पर बैठता हूं तो कुछ क्यों नहीं होता? क्या तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो? तन्मय ने पूछा। हाँ कमांडर, क्या आप T-19 कमांड प्लेटफॉर्म को सक्रिय करना चाहेंगे? लिटिल टू ने पूछा। मैं इसे आजमाना चाहूंगा, तन्मय ने उत्सुकता से कहा। इस बार लिटिल टू ने हमेशा की तरह आदेश की पुष्टि नहीं की। अचानक तन्मय ने अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकती देखी, जिसमें कुर्सी से अलग अलग रंग की रोशनियां संकेतक की तरह टिमटिमा रही थीं। हालांकि ये थोड़ा नीरस लगा और पहले जैसा भव्य नहीं था। एक साथ उसके सामने 9 स्क्रीन प्रकट हुईं। वह अपना हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसका हाथ उनमें से होकर गुजर गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वे प्रक्षेपण थे, वास्तविक वस्तुएं नहीं। यहाँ तक कि जब उसने अपना सिर इधर उधर घुमाया तब भी स्क्रीन उसके सामने स्थिर रही, बिल्कुल गूगल ग्लास की तरह। बीच वाली स्क्रीन पर शब्द थे, जबकि बाकी खाली थी, शायद चित्रों को खींचने के लिए। मध्य स्क्रीन में अनेक विकल्प थे, सूचना पुनर्प्राप्ति, टेलीपोर्ट प्रेषण, युद्धक्षेत्र निगरानी, कार्य निर्धारण, कार्मिक निगरानी, उपकरण सूची, कार्यक्षमता क्षेत्र निगरानी आदि। फिर से एक पूरा गुच्छा। तन्मय ने इशारा किया और अपने इरादे से प्रत्येक पर क्लिक किया। लगभग 10 मिनट बाद उसने उन सभी को आजमा लिया। हालांकि फंक्शनलिटी एरिया सर्विलांस के अलावा, जो सभी कार्यक्षेत्रों की पूर्ण कोणीय उच्च परिभाषा निगरानी प्रदर्शित कर सकता था, कार्मिक निगरानी में केवल जूनियर कमांडर संश्लेषण और उसकी प्रगति का रिकॉर्ड था। बाकी सब कुछ खाली था, कुछ भी नहीं था। खैर, ये तो उबाऊ था। तन्मय तुरंत कमांड प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। तब तक 10 मिनट बीत चुके थे। छोटे दो, कमांडर कब आने वाला है? तन्मय ने पूछा। कमांडर 1 मिनट और 10 सेकंड में पहुंच जाएगा, लिटिल टू ने उत्तर दिया। तन्मय ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र यहाँ से काफी दूर था। कमांड सेंटर में परिवहन उपकरण लगे थे, कुछ पर्यटन कारों जैसे, और ये सभी छोटे से 2 के नियंत्रण में थे। स्केटबोर्ड की बात करें तो सिर्फ वही उसका इस्तेमाल कर सकता था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि तन्मय ने एक दर्शनीय कार को बिना छत या नियंत्रण उपकरणों के कमांड रूम में प्रवेश करते देखा। जाहिर है, लिटिल टू ने बेलनाकार प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए समय का पूरा ध्यान रखा था। दूर से तन्मय ने कार में नीले रंग का जंपसूट पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। उसकी पीठ सीधी थी और हालांकि वह देखने में बहुत सुंदर नहीं लग रहा था, फिर भी उससे एक प्रभुत्व का आभास हो रहा था। अगर तन्मय को यह न पता होता कि यह आभा शायद पेशेवर स्मृति प्रत्यारोपण से आई है, तो वह उसे कोई अनुभवी जनरल समझ लेता। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कार से उतरकर जल्दी से प्लेटफॉर्म पर आया और तन्मय को उत्साहपूर्वक सलाम किया। नमस्ते कमांडर, नंबर 001 कमांडर आपकी सेवा में। नमस्ते, अब से आपको भरत कहा जाएगा, तन्मय ने सलामी का जवाब दिया और उसे एक नाम दिया, एक ऐसा नाम जो मुख्य नियंत्रण प्रणाली की लंबाई से मेल खाता था। समझ गया कमांडर, भरत आपकी सेवा में है, कमांडर ने उत्तर दिया। आपको क्या लगता है हमें आगे क्या करना चाहिए? तन्मय ने सिर हिलाकर पूछा। कमांडर, हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? भरत ने हैरान होकर पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तन्मय को लगा कि उसके सवाल ने उसे मूर्ख बना दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या चाहिए? तन्मय ने पूछने से पहले एक पल सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले प्रश्न में स्पष्टता का अभाव था। कमांडर, मेरा मुख्य कार्य आपके लक्ष्यों के अनुसार एक उचित कार्य योजना तैयार करना और संपूर्ण युद्ध प्रक्रिया का निर्देशन करना है। इसके लिए कार्य को अंजाम देने के लिए लड़ाकू कर्मियों, खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए खुफिया अधिकारियों और पर्याप्त रसद आपूर्ति की आवश्यकता होती है, भरत ने उत्तर दिया। तन्मय अवाक रह गया, उसका संवाद निष्पादन उससे ज्यादा अच्छा नहीं था। क्या आप यहाँ से बाहरी दुनिया को आदेश दे सकते हैं? तन्मय ने पूछा। हाँ कमांडर, चूंकि सभी के पास एक क्वांटम कम्युनिकेशन चिप लगी है और यह सिस्टम फॉरवर्डिंग के लिए रिले का काम करता है, इसलिए हम उनकी विजुअल इमेज देख सकते हैं और दोनों तरफ से संवाद कर सकते हैं।
इसलिए कमांड सेंटर से सभी का रियल टाइम कम्युनिकेशन कमांड दिया जा सकता है। भरत ने जवाब दिया। हे भगवान, तन्मय आश्चर्य से खड़ा हो गया। बेशक उसने कुछ तैयारी जरूर की थी। अगर आप बाहरी दुनिया से संवाद नहीं कर सकते तो हुक्म चलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अनगिनत आंखें उगाई हों, जो थोड़ा डरावना था। सिस्टम, क्या मेरे मन में भी यही बात है? उसे सिस्टम के साथ हुई अपनी बातचीत याद आ गई और वह बहुत उलझन में पड़ गया। मेजबान के दिमाग में कोई कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ये प्रणाली एक अस्तित्व है जिसे आप समझ नहीं सकते, यह अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच कहीं है, प्रणाली ने जवाब दिया। सिस्टम को दिखावा करते देख तन्मय ने फिर कुछ नहीं पूछा। आखिरकार सिस्टम के अद्भुत काम को देखते हुए अगर कोई चिप उसका वाहक होती तो मजाक ही होता। तंग सूट में भरत को देखकर तन्मय को अचानक कुछ याद आया। हालांकि एक कमांडर को हथियारों की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ अच्छे कपड़े जरूरी हैं। छोटे दो, क्या यहाँ कपड़े बनाए जा सकते हैं? तन्मय ने पूछा। कमांडर, वर्तमान में अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र केवल कार्मिक विनिमय सेवाएं प्रदान करता है, लिटिल टू ने जवाब दिया। ठीक है भरत, मैं कुछ लोगों को गुप्त सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सोच रहा हूँ। कोई सुझाव? तन्मय अपने परिवार के सदस्यों के लिए अंगरक्षक ढूंढना चाहता था। हालांकि उस समय उसका कोई शक्तिशाली दुश्मन नहीं था, फिर भी कुछ तितली प्रभाव वाली घटनाएं जो पहले कभी नहीं घटी उसे अपने पिछले जन्मों की याददाश्त पर शक करने लगीं। बेहतर होगा कि उनकी रक्षा के लिए कोई मिल जाए। कमांडर, आपकी और कर्मियों की जानकारी के आधार पर मैं सुझाव देता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को गुप्त सुरक्षा के लिए एक लड़ाकू नियुक्त किया जाए, जबकि प्रत्येक 3 लोगों के लिए रिमोट सपोर्ट के लिए कमांड रूम में कम से कम एक बेसिक इंटेलिजेंस विश्लेषक रखा जाए, भरत ने उत्तर दिया। गणना के हिसाब से मुझे एक व्यक्ति पर 60 लाख खर्च करने पड़ेंगे, तन्मय ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने निश्चित रूप से ऐसे लड़ाकों को चुना जिनकी संपत्ति $200 की थी, यानी कुल मिलाकर 60 लाख। तन्मय को यह ज्यादा नहीं लगा, बल्कि वह सोच रहा था, क्या ये काफी है? जब अपनों पर पैसा खर्च करने की बात आती है तो वह कभी नहीं सोचता कि इसकी कीमत कितनी होगी। अंत में तन्मय ने प्रति व्यक्ति एक लड़ाकू और प्रति परिवार एक बुनियादी खुफिया विश्लेषक नियुक्त करने का फैसला किया। कुल 15 लड़ाकू और 5 विश्लेषक नियुक्त किए गए, जिनमें उसके दादा दादी और कोमल के दादा दादी भी शामिल थे। उन्होंने कुल 40 मिलियन खर्च किए। छोटे 2, 30 वर्ष से कम आयु के 7 पुरुषों और 8 महिलाओं को लेवल 2 के लड़ाकों के रूप में तथा 5 विश्लेषकों के रूप में बदल दो, तन्मय ने आदेश दिया। समझ गया कमांडर, सभी कर्मियों के 40 मिनट में पहुंचने की उम्मीद है, लिटिल टू ने उत्तर दिया। उन्होंने पहले पूछा था, एक लेवल 1 लड़ाकू बनाने में 1 मिनट लगता है और एक लेवल 2 लड़ाकू बनाने में 2 मिनट। जाहिर है इस तरह का उपकरण बेहद महंगा होता है और पूरे केंद्र में सिर्फ एक ही उपकरण होता है। तन्मय ने अपना संतुलन देखते हुए सिर हिलाया। पहले उसके पास 74 करोड़ युआन थे। गेट में घुसने में उसे 2 करोड़, लिटिल टू में 50 करोड़, खुफिया जानकारी में 10 करोड़, भरत में 50 करोड़, अन्य कर्मचारियों में 40 करोड़ खर्च करने पड़े। कुल मिलाकर वह 35 करोड़ खर्च कर चुका था। अब उनकी जेब में 390 मिलियन बचे हैं, जिनमें से केवल 90 मिलियन ही उनके हैं। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज़ादी से पहले के ज़माने में वापस भेज दिया गया हो। उसे लग रहा था कि अब वह कभी भी अमीर होने का दिखावा नहीं कर पाएगा। उसे लग रहा था कि भविष्य में उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहेगी। ओह मामा मियाँ, उसे अपनी घबराहट को शांत करने के लिए दोपहर के भोजन में बहुत कुछ खाना पड़ेगा। बाद में तन्मय ने भी भरत की सलाह मानी और 10 लेवल 1 लड़ाकू को खास तौर पर रसद के लिए बदल दिया। रहने वाले क्षेत्र में प्रजनन केंद्रों का एक बड़ा क्षेत्र भी है जहां लोगों की जरूरत है। कमांडरों और विश्लेषकों को भी खाना पड़ता है, वे असली रोबोट नहीं हैं। शुक्र है कि यह सिस्टम भोजन के लिए ऊर्जा जेली जैसा कुछ प्रदान करता है। फिर भी चूंकि उसके रहने वाले क्षेत्र में ये संरचनाएं थीं, इसलिए वह उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था और अपने अधीनस्थों को हर समय जेली खिला सकता था। उसका दिल इतना काला नहीं है। इस बारे में बात करते हुए आपको ऐसी बुद्धिमान प्रणाली के साथ चीज़ों को विकसित करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। ये प्रणाली निश्चित रूप से जानती है कि कैसे फिजूल खर्ची करनी है। हो सकता है कि इसमें धन की कमी न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तन्मय ने चुपचाप अपनी शिकायतें व्यक्त की। 1 घंटे बाद तन्मय ने अपने सामने कतार में खड़े 30 रोबोटों को देखा। हालांकि वे हथियारबंद नहीं थे, फिर भी एक गंभीर माहौल हवा में छा गया था। उनकी आदरणीयता देखकर उसे एक उपलब्धि का एहसास हुआ। आखिरकार उसके पास वफादार मातहतों का एक समूह था। उसकी सुरक्षा खत्म हो गई थी, यह आसान नहीं था। उसे सचमुच पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अभी अपने खाते की शेष राशि के उस स्थिति में वापस आ जाने के विचार से जिसमें वह स्वतंत्र होने से पहले थी, तन्मय थोड़ा परेशान हो गया। हालांकि उसके सामने मौजूद लड़ाकों ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, लेकिन उसकी अल्पावधि में अपनी आर्बिट्रेज पूंजी की ऊपरी सीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं थी। उसे लगता था कि प्रतिदिन 30 मिलियन यूरो पहले से ही बहुत ज्यादा है और इससे ज्यादा उसे सचमुच डरा देगा। ऐसा नहीं था कि उसे दूसरे पक्ष द्वारा पकड़े जाने का डर था। ये पैसा वास्तव में दुनिया में आया ही नहीं था, बल्कि ये सिस्टम द्वारा सीधे काट लिया गया था। इसका पता लगाना आसान नहीं था। उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। अगर वह पूरी क्षमता से काम करता रहा और उन विदेशी बैंकों के इरादे बुरे हो गए तो वह क्या करेगा?
उसे अपना खाता फ्रीज करने का डर नहीं है क्योंकि सिस्टम में डिफ्रॉस्टिंग की सुविधा है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। लेकिन अगर वे बैंक ट्रांसफ़र प्रक्रिया में सीधे उसके पैसे गबन कर लें तो ये बहुत बुरा होगा। इसका मतलब न सिर्फ ये होगा कि वह पल भर में कंगाल हो जाएगा, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि वह इस आर्बिट्रेज चैनल को खो देगा और फिर कभी यह कारोबार नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि वह इसे छोड़ नहीं पाया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ नहीं करेगा। इस समय उसके मन में एक विचार पहले से ही था। वह ये कि महीने के अंत में संदीप को दिए गए कर्ज चुकाने के बाद धीरे धीरे पैसे जमा करेगा। जब उसकी अपनी पूंजी 80 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो वह धीरे धीरे अपनी आर्बिट्रेज पूंजी की ऊपरी सीमा बढ़ाना शुरू कर देगा। फिर भी वह हमेशा ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उसके पास 5 करोड़ की पूंजी जमा हो ताकि उसे तुरंत घुटने टेकने से बचाया जा सके। हाँ, यही निर्णय लिया गया है। वैसे चौथे स्तर की मुद्रा यैन खुल गई है तो मॉल क्या खुल गया है? इस समय तन्मय को अचानक एहसास हुआ कि वह कुछ भूल गया है। वास्तव में कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस सेंटर लेवल 4 पर खुला है। मॉल के लेवल 3 का उद्घाटन भी अपग्रेड होने पर बदल जाना चाहिए। वह भी सर्विस सेंटर देख रहा था और उसे अनदेखा कर दिया। उसे जल्दी से इसकी जांच करनी चाहिए। इसलिए तन्मय ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और बड़ी उम्मीदों के साथ मॉल में प्रवेश किया। वास्तव में उत्पाद पृष्ठ में काफ़ी कुछ जोड़ा गया है, कम से कम पहले से 2 गुना। तन्मय ने हर पृष्ठ को दोबारा देखा। ये देखकर तन्मय थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सके। शायद उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थीं। इस बार वाहन उपकरण नहीं दिखाई दिए। इसके बजाय विभिन्न देशों के ज़्यादा सक्रिय एकल सैनिक उपकरण थे और उनका एक पूरा सेट, यहाँ तक कि बारूदी सुरंगें भी। हालांकि जिन रॉकेट लॉन्चरों की उन्हें उम्मीद थी वे नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनका अनुमान है कि अगली बार अपग्रेड करने पर वे दिखाई देंगे। आखिरकार एकल सैनिक उपकरण पूरी तरह से सुसज्जित हो चुके हैं। अगले स्तर पर वह या तो वाहन उपकरण या तोप गोली चलाने वाले उपकरण के रूप में स्वीकार कर सकता है। हालांकि ये चीज़ें बाहरी दुनिया में नहीं खेली जा सकती, लेकिन कमांड सेंटर के प्रशिक्षण क्षेत्र में इन्हें जितना चाहें उतना खेला जा सकता है। वे हज़ारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लड़ाकू के लिए पर्याप्त जितना चाहें उतना वाहन चला सकते हैं और गोली चला सकते हैं। हालांकि अगर वह अभी अपने सामने खड़े अंगरक्षकों को उपकरण बांट भी दे तो भी वह सिर्फ कुछ पिस्तौल और गोलियां ही दे पाएगा। बड़े आकार के आग्नेयास्त्र अनावश्यक हैं। खैर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े समय में ज़्यादा काम की नहीं होंगी। जांच के बाद तन्मय मॉल से बाहर निकल गया। वैसे छोटे दो बाहर जाने के बाद उनकी पहचान की समस्या का समाधान कैसे होगा? तन्मय तोमर ने एक और अहम सवाल पूछा। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो यह एक टाइम बम बन जाएगा। हालांकि उनके चाचा पुलिस स्टेशन प्रमुख हैं, लेकिन वे 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की पहचान की जालसाजी नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा कर भी सकें तो भी तन्मय तोमर अपने चाचा को ये जोखिम नहीं उठाने देंगे। इसके अलावा ये तो बस पहला बैच है। अगर भविष्य में उन्हें चीन में और लोगों को तैनात करना पड़ा तो क्या होगा? भले ही वे हॉल प्रमुख हों, वे मदद नहीं कर सकते। होस्ट, ये सिस्टम सभी प्रवासियों की असली पहचान संबंधी जानकारी तैयार कर देगा। इससे पहले कि लिटिल टू जवाब दे पाता, सिस्टम पहले जवाब देने के लिए दौड़ पड़ा। सिस्टम द्वारा इस मामले को अपने हाथ में लेने की बात सुनकर तन्मय को राहत मिली। इस सिस्टम की क्षमता को देखते हुए, जो कई बड़े देशों के मुद्रा भंडार से भी छेड़छाड़ कर सकता है, पहचान संबंधी जानकारी को जाली बनाना बहुत आसान और बिल्कुल भी पता न चलने वाला होना चाहिए। हालांकि यह सिस्टम कभी कभी दादाजी जैसा व्यवहार करता है, लेकिन कभी कभी यह वाकई बहुत मददगार साबित होता है। ये पता चलने के बाद कि मॉल में एक सिंगल सोल्जर सूट खुला है, तन्मय तोमर ने सीधे उन सभी के लिए छलावरण वर्दी का एक सेट बदल दिया। हालांकि सिस्टम रैंक भी प्रदान करता है, लेकिन अभी उसका कोई उपयोग नहीं है। केवल 2 या 3 बिल्ली के बच्चे हैं। ये छलावरण वर्दी चीन में बहुत आम है। बस उन्हें उस समय कपड़े खरीदने के लिए पैसे लेने दें और उसे बाकी का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी पेशेवर अंगरक्षक हैं। साथ ही कमांड रूम में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तविक समय में सहायता और कमांड प्रदान करते हैं। अगर कोई अचानक घटना घटित होती है तो उसे विश्वास है कि उसके करोड़ों रुपये बर्बाद नहीं होंगे। ये देखकर कि अब यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, तन्मय कमांड रूम से बाहर निकल गया। मुलायम कुर्सी पर टिके हुए 11:30 बज चुके थे। तन्मय ने ठंडी हो चुकी चाय का एक घूंट लिया और गहरी सांस ली। आज जो कुछ हुआ वह वाकई रोमांचक था, उतार चढ़ाव से भरा। उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जिनकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की थी, और उसका दिल अब तक शांत नहीं हो पाया था। एक तो इस व्यवस्था के मिजाज को देखते हुए उसका जीवन और भी अशांत होता जाएगा। दूसरे, उसके पास सचमुच पैसों की कमी है। अब वह सिर्फ 6,000 युआन या उसके आसपास ही इस्तेमाल कर सकता है। बाकी का इस्तेमाल आर्बिट्रेज के लिए करना होगा। कुछ ही दिनों में उसे संदीप के निवेश के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बटुए में ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। वह अब खुद को अमीर महसूस नहीं करता। वह सचमुच बहुत खुश था, दिखावे में कोई गर्व नहीं है। नहीं, उसे पैसे कमाने के दूसरे तरीके सोचने होंगे। एक पैर से चलने पर गिरना आसान है। वह पैसे कमाने की सारी उम्मीदें आर्बिट्रेज पर नहीं लगा सकता। वास्तविक उद्योग में निवेश करें। तन्मय ने सिर हिलाया और इसे भूल जाने का फैसला किया। इसकी पूंजी वसूली की गति वाकई बहुत धीमी है, बिल्कुल गैलेक्सी अपैरल की तरह। कुछ सालों या उससे भी ज़्यादा समय के बाद उसे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा।
कमाए गए पैसे का इस्तेमाल लगातार विस्तार के लिए करना होगा। अगले कुछ सालों में अच्छा होगा कि गैलेक्सी उससे निवेश मांगने में जल्दबाजी न करे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गैलेक्सी उसे कुछ वापस दे पाएगा। जहां तक इंटरनेट कंपनियों की बात है तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली बात, शुरुआती दौर गैलेक्सी जैसा ही है, दोनों में ही पैसा लगाना पड़ता है। दूसरी बात, हालांकि इन कंपनियों का मूल्यांकन ऊंचा लगता है, लेकिन ये उसके लिए थोड़े बेमानी है क्योंकि उसे नकदी प्रवाह की बहुत ज़रूरत है। उसे बड़ी मात्रा में तुरंत नकदी चाहिए, न कि ऊंचे मूल्यांकन की। हालांकि इन मूल्यांकनों पर ऋण लिया जा सकता है, लेकिन उसे कर्ज पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें चुकाना पड़ता है। इसके अलावा चीन में इंटरनेट का केक लगभग पूरी तरह से टूट चुका है। भविष्य की उत्कृष्ट कंपनियां मूलतः मौजूद हैं, जो नहीं हैं वे अभी अस्तित्व में नहीं हैं, और हो सकता है कि अगर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए तो वे अग्रणी न होकर शहीद हो जाएं। उनकी हर महीने 4 अरब से ज़्यादा की शुद्ध आय है, यानी सालाना 40 अरब से ज़्यादा। अचानक करोड़ों कमाने और सालों तक थके रहने का धंधा नजर नहीं आता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अतीत में विशाल समुद्र और खेतों से पानी मिलना मुश्किल हो गया हो। तन्मय तोमर ने अपना सिर पकड़ लिया और चिंतन में डूब गया। हालांकि वह थोड़ा महत्वाकांक्षी था और ऐसी स्थिति में फंस गया था जहां वह न तो बहुत पैसा कमाना चाहता था और न ही थोड़ा बहुत। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मनोवैज्ञानिक अंतर बहुत बड़ा था। इस समय अगर कोई बॉस आखिरकार सालाना 1 अरब की शुद्ध आय कमा सकता है तो ये पहले से ही एक खगोलीय संख्या थी। ये कंपनी कम से कम समूह स्तर पर तो है। उसके बारे में क्या, जिस गति से वह अभी कमा रहा है, उसे हासिल करने के लिए उसे ऐसी दर्जनों समूह कंपनियों की आवश्यकता होगी। क्या ये बकवास नहीं है? नीमा, अभी भी वित्त ही पैसा बनाता है। धत्तेरी की। ऐसा क्यों है कि जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो वे मुख्य पात्र खिड़की खोल लेते हैं, और जब जादुई आत्मा आती है तो अच्छे विचार सामने आ जाते हैं। वह ऐसे किसी व्यवसाय के बारे में नहीं सोच सकता जिससे उसे प्रति वर्ष अरबों डॉलर का लाभ हो सकता हो, भले ही वह अपना मन तोड़ दे। वह ये भी जानता है कि वह थोड़ा अधीर और मूर्ख है। आखिरकार इस समय कुछ शक्तिशाली सरकारी उद्यमों के अलावा कितने निजी उद्यम अरबों खरबों का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं? कुछ की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या ये सवाल नहीं है कि उनके पास है भी या नहीं। उसे याद आया कि पेंगुइन ने इस साल के अंत में सिर्फ कुछ अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था, और वह अकेला ही साल में 10 पेंगुइन जितना कमाता है। अगर वह पागल हो गया तो चीन की इंटरनेट कंपनियों के योग के फॉर्मूले में शीर्ष 50 में शुमार कंपनियों की कमाई भी उसकी कमाई से मेल नहीं खाएगी। खैर, तन्मय को पता था कि वह उस विशाल व्यापक सेवा केंद्र द्वारा पैसे के लिए इतनी लालसा के लिए प्रेरित किया जा रहा था, लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वह जानता था कि यह एक अथाह गड्ढे की तरह था, कौन जानता था कि वह इसे कब भर पाएगा। खैर, जैसा भी हो, होने दो। अब उसका काम अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। अगर बाद में उसके पास सचमुच पैसे खत्म हो गए तो वह दूसरों से उधार ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे थोड़ा ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और उसने महसूस किया कि अब उसे संदीप द्वारा पहले बताए गए व्यवसाय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि यह कुछ जोखिम भरा था, लेकिन अब उसके पास लोग और बंदूकें हैं। वह युद्ध में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास दूसरे पक्ष को डराने की क्षमता है। पहले उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं था। उसे डर था कि संदीप उसकी जवानी और कमजोरी का फायदा उठाएगा। अगर संदीप ने उसे सच में बेवकूफ़ बना दिया तो वह व्यक्तिगत रूप से संदीप का ध्यान नहीं रखेगा। ये नामुमकिन है, उसका IQ अभी भी ऑनलाइन है। लेकिन अब बात अलग है, उसके पास भरोसेमंद अधीनस्थ हैं और उनमें अपार युद्ध शक्ति है। हालांकि मध्यस्थता के लिए उसकी हिम्मत नहीं बढ़ी है, लेकिन असल में इन काले और सफ़ेद के बीच के धंधेबाजों के सामने उसके पास अचानक सारे पत्ते आ गए हैं। मध्यस्थता के दौरान सभी चैनल उन विदेशी बैंकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रतिशोध के लिए किसी को खोजने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन वास्तविकता अलग है। जब तक किसी के पास प्रभाव या ताकत है, वह स्थानीय तानाशाह है, लेकिन पहले उसे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ही मिलती थी। थोड़ा पैसा, थोड़ी सी जनशक्ति, थोड़ा सा प्रभाव, लेकिन ये सब बेकार और खोखला था। इनमें से किसी ने भी उसे सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाया। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। हालांकि उनकी शक्ति में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उनका मानना है कि भविष्य में उनकी ताकत में तेजी से विस्तार होगा। लेकिन उसके पास अभी भी नकदी की कमी है। दोपहर के समय तन्मय बाहर खाना खाने नहीं गया और उसने कंपनी के कैफेटेरिया में गैलेक्सी की प्रबंधन टीम के साथ भोजन किया। आज उसकी चाची खाना बनाने में बहुत व्यस्त थी। कैफेटेरिया ने उन्हें कोई विशेष उपचार नहीं दिया। गैलेक्सी के पास विशेष उपचार नहीं था, हर कोई एक जैसा खाता था, ये शुरू से ही तय था। हालांकि भले ही नेतृत्व और कर्मचारियों के खाने में कोई अंतर नहीं है, बैठने में अंतर है। अब लंबे समय से गैलेक्सी के उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए सबसे अच्छी मेजें आरक्षित हैं। तन्मय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अगर वास्तव में कोई मतभेद नहीं थे और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था तो कौन आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। पूरे दोपहर के भोजन के दौरान तन्मय ने अपना ध्यान कहीं और लगाए रखा। वह असहाय था। ये सब पैसे और भविष्य की योजनाओं के कारण था। उसे सोचने की जरूरत थी। तन्मय तोमर की गंभीर अभिव्यक्ति और रुचि की कमी को देखते हुए प्रबंधन टीम ने बात नहीं की जैसा कि वे आमतौर पर करते थे। चुपचाप अपने डिब्बाबंद भोजन खाते रहे। आमतौर पर वे मजाक कर सकते थे, लेकिन जब बॉस गहरे विचारों में होते हैं तो वे उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इससे उन्हें परेशानी होगी।
दोपहर के भोजन के बाद तन्मय स्कूल लौट आया और पूरी दोपहर चिंतित रहा। हालांकि इससे उसे कोई खास मदद नहीं मिली थी, उसने कोई समाधान नहीं सोचा था। शाम के 8 बजे तक अंधेरा छा चुका था। तन्मय ने टहलने का बहाना बनाकर उपनगरों में एक खाली पड़ी चावल प्रसंस्करण फैक्ट्री तक गाड़ी चलाने का फैसला किया। ये गाड़ी उसने अभिनव से पहले ही दोपहर में काम से छुट्टी मिलने के बाद पड़ोस के पास पार्क करने को कहा था। अभिनव ने बिना कुछ पूछे, बिना किसी हिचकिचाहट के ऑर्डर पूरा कर दिया। ये फैक्ट्री उसे जोली के घर जाते समय मिली थी, जब वह पैसे इकट्ठा करने के लिए एक छोटा रास्ता अपना रहा था। उस समय इस खाली पड़ी फैक्ट्री का मुख्य द्वार हटा दिया गया था और आसपास का इलाका पूरी तरह से खेतों से भरा था, जहां ज्यादा लोग नहीं थे। वह यहां उन अंगरक्षकों को छोड़ने आया था जिन्हें पहले ही पकड़ लिया गया था। दिन के समय ऐसा करना बहुत खतरनाक था। तन्मय ने कार उस खाली पड़ी फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर खड़ी कर दी और सारी लाइटें बंद कर दीं। हल्की चांदनी की वजह से उसकी नज़र पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने ध्यान से आसपास का जायजा लिया और देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो वह मुड़ा और अंदर चला गया। सुरक्षा कारणों से अगर कोई बेघर या ऐसा ही कोई हो तो उसने अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद तन्मय कुछ इमारतों के बीच एक सीमेंट की खुली जगह पर आया और लिटिल टू द्वारा दिया गया उपकरण निकाला। उपकरण बड़ा नहीं था, लगभग मुट्ठी भर, बाहर से देखने पर एक काली गेंद जैसा लग रहा था। लिटिल टू द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तन्मय तोमर ने काली गेंद को जमीन पर रख दिया और 10 मीटर पीछे हट गया। सिस्टम, पहले टेलीपोर्टेशन नोड को सक्रिय करो। सक्रियण के बाद लिटिल टू को पहला ट्रांसपोर्ट प्लान निष्पादित करने दो, तन्मय ने सिस्टम से धीरे से कहा। कमांड की पुष्टि हुई, पहला टेलीपोर्टेशन नोड सक्रिय हो गया, कनेक्शन स्थापित हो गया, पर्यावरण जांच शुरू हो गई, पर्यावरण जांच पूरी हो गई, सुरक्षा जांच शुरू हो गई, सुरक्षा जांच पूरी हो गई, टेलीपोर्टेशन शुरू करने के लिए तैयार, सिस्टम ने जवाब दिया। सिस्टम की आवाज़ पड़ते ही तन्मय के सामने का काला गोला गायब हो गया। तन्मय को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, गायब होना कोई बड़ी बात नहीं थी। धीरे धीरे जहां काला गोला गायब हुआ था वहां एक अर्धवृत्ताकार पारदर्शी खोल दिखाई दिया। ये खोल हवा में लटका हुआ था, जिसकी ऊंचाई लगभग गोले के केंद्र के बराबर थी, और यह धीरे धीरे फैल रहा था जब तक कि इसका व्यास 10 मीटर तक नहीं पहुंच गया, फिर रुक गया। तन्मय जानता था कि यह खोल अभी भी फैल सकता है, लेकिन हर बार जब कोई टेलीपोर्टेशन ऑपरेशन किया जाता था तो वह योजनाबद्ध होता था, मानो कोई आदेश दे रहा हो। टेलीपोर्टेशन जोन में टेलीपोर्ट की जाने वाली वस्तु के आकार के अनुसार एक उपयुक्त आइसोलेशन जोन खोला जाता था। आइसोलेशन जोन के अंदर की सारी हवा और धूल को बाहर निकाल दिया जाता था ताकि एक निर्वात वातावरण बनाया जा सके, ताकि टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान अप्रत्याशित अवैध कणों के हस्तक्षेप से बचा जा सके। बिना किसी बिजली की आवाज, प्रकाश के फटने या किसी अजीब काले छेद के प्रकट होने के बिना किसी संकेत के, छद्म वर्दी पहने 15 पुरुष और महिलाएं तन्मय की दृष्टि में दिखाई दिए, खोल के तल पर कदम रखते हुए, मध्य हवा में लटके हुए, और फिर अचानक खोल गायब हो गया और सभी 15 लोग एक साथ उतर गए, आदेशों की प्रतीक्षा में एक पंक्ति में खड़े हो गए। काली गेंद जमीन पर फिर से प्रकट हो गई। टेलीपोर्टेशन नोड की यही खासियत थी, ये किसी रास्ते जैसा कुछ नहीं बना सकता था, ये लोगों को इधर उधर चलने नहीं दे सकता था, ये सिर्फ टेलीपोर्ट कर सकता था। किसी स्थान को सौंपा गया कार्य पूरा होने पर टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म गायब हो जाता था और एक काली गेंद में बदल जाता था। अपने सामने 15 लोगों की टीम को देखकर, जिनमें से प्रत्येक सीधे खड़े थे और उनकी आंखों में दृढ़ निश्चयी भाव था, तन्मय ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। ये थोड़ा दिलचस्प लग रहा था। तुम बस योजना का पालन करो और उसे अंजाम दो, तन्मय ने कहा। उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उसे विश्वास था कि वफादार पहरेदारों का ये समूह उसे निराश नहीं करेगा। ये सभी विशेष अभियानों के विशेषज्ञ थे और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। सामने खड़े दर्जनों लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी मुद्रा बदली और सावधान की मुद्रा में आ गए और सलामी दी। तन्मय ने सिर हिलाया। ये युद्ध शिष्टाचार था, उन्हें अपरिचित वातावरण में छिपकर रहना जरूरी था। अगर उनके सामने वाले लोग चिल्लाते, समझ गए, तो वह घबरा जाते। तन्मय ने भी जवाब में सलामी दी। बाद में तन्मय ने उन्हें गीता शहर का रास्ता दिखाया और अकेले ही वापस चला गया। उसने कोई और सुविधा नहीं दी। पृष्ठभूमि में पेशेवरों का एक समूह योजना बना रहा था और वे स्वयं संचार और भेष कौशल से संपन्न थे, इसलिए वातावरण के अनुकूल ढलना बहुत आसान था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि योजना और लक्ष्य पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिए गए थे और इन लोगों के पास पहले से ही उनके पहचान पत्र थे। नाम सिस्टम द्वारा चुने गए थे, बहुत विविधता के साथ। ये नाम उनके कमांडर भरत की तरह यूं ही नहीं रखे गए थे, लेकिन यह अच्छी बात है कि उन्हें नाम रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि भरत कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस सेंटर नहीं छोड़ सकते, उन्हें जो भी कहा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नाम यूं ही रख दिया गया। लेकिन उन रोबोटों के नाम जो सर्विस सेंटर छोड़ सकते हैं, स्वाभाविक रूप से इतनी यूं ही नहीं चुने जा सकते। इसके अलावा उसने प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख नकद, 2 पिस्तौल और 100 गोलियां दी, जो उनके लिए कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। यदि यह पर्याप्त था तो वे हमेशा बैंक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते थे और बस पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। उसने पहले ही भरत से कहा था कि अगर किसी को लगता है कि उसे वाहन या इसी तरह की किसी चीज से लेस होना जरूरी है, तो उन्हें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बस लिटिल टू के साथ आवेदन करना चाहिए। लिटिल टू सिस्टम को सूचित करेगा। फैक्ट्री से निकलकर तन्मय ने कार वापस अपनी जगह पर खड़ी कर दी और कोई धुन गुनगुनाते हुए आराम से घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल खुशी से भर गया था।
हालांकि आज उसने बहुत पैसा खर्च किया था, लगभग निराशा में खून थूकने की हद तक, फिर भी इनाम भरपूर था। पीछे मुड़कर देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस सेंटर जैसी शक्तिशाली संस्था को सिर्फ 1-2 अरब में अनलॉक करना कोई मामूली सौदा नहीं था, बल्कि यह तो मानो एक मुफ्त उपहार था। शायद यही हुआ होगा जैसा मॉल खुलते समय सिस्टम ने कहा था। सिस्टम को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस वह उसे बिना मेहनत किए मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दे सकता। बेशक उसे और भी बहुत कुछ पसंद था। घर पहुंचकर तन्मय को एक और काम सौंपा गया, लेवल 2 जेनेटिक लॉक खोलना। लेकिन इस बार वह पहले जितना उत्साहित नहीं था, क्योंकि आसपास कोई ताकतवर दुश्मन नहीं था। जब तक वह घर पहुंचा लगभग 10 बज चुके थे। उसके चाचा चाची अभी भी जाग रहे थे, टीवी देख रहे थे और बातें कर रहे थे। उसके चचेरे भाई के कमरे की बत्तियां अभी भी जल रही थीं, शायद इसलिए क्योंकि रिया नेगी अपना होमवर्क कर रही थी, क्योंकि उसकी मिडिल स्कूल की आखिरी परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं। सभी का अभिवादन करने और फ्रेश होने के बाद तन्मय तोमर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और सोने के लिए लाइट बंद करने की तैयारी की। आधी रात बीत जाने के बाद मूल्यांकन समाप्त हो गया। अपने बिस्तर पर लेटे हुए तन्मय ने अपनी विशेषताओं को देखा। 200 तक पहुंचने के लिए केवल एक ही गुण शेष था, वह था उनका शारीरिक स्वास्थ्य, जो 190 था। इसलिए तन्मय ने 2 महीने के व्यक्तिगत ऋण से 200 आरएमबी निकाले। पिछले महीने के संचित 40 आरएमबी के साथ कुल मिलाकर 200 आरएमबी का ऋण पूरा किया। तुरंत ही तीसरा उपलब्धि मिशन पूरा हो गया। तन्मय की वर्तमान विशेषताएं थीं। होस्ट का नाम तन्मय, स्तर 4, अनुभव 90/800। इस महीने का ऋण कोटा 0/4 मिलियन। इस माह का व्यक्तिगत कोटा 80/80, मई के अंत तक ओवरड्राफ्ट। निकासी योग्य संपत्तियां 3.9427 मिलियन। स्पिरिट 200। शारीरिक फिटनेस 190। मूल क्यूई मान 10। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा डॉलर, यूरो, येन। उपलब्धि मिशन 3 पूरा किया, 30 अनुभव अंक और 10 मूल क्यूई अंक प्राप्त किए। जहां तक उसके खाते की शेष राशि की बात है, जो आधी हो गई थी, तन्मय उसे देखना ही नहीं चाहता था। शुक्र है उसे सर्विस सेंटर में जाने या ट्रांसमिशन एरिया इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं देने पड़े, वरना वह पूरी शाम सिस्टम को कोसता रहता। तन्मय ने तुरंत ही अपनी शारीरिक फिटनेस को 200 तक बढ़ाने के लिए 5 ओरिजिन क्यू पॉइंट खर्च कर दिए। उसने कोई बदलाव नहीं देखा, शायद इसलिए कि वे ताला खुलने के बाद ही दिखाई देंगे। बाकी 5 ओरिजिन क्यू पॉइंट चूंकि ज्यादा काम के नहीं थे, उसने उन्हें अभी के लिए रखने का फैसला किया। सिस्टम, लेवल 2 जेनेटिक लॉक को अनलॉक करें, तन्मय ने मन ही मन बुदबुदाया। सिस्टम ने पूछा, क्या आप संवेदी धारणा को अवरुद्ध करना चाहेंगे? इसे ब्लॉक कर दो, 10 सेकंड बाद शुरू करो, तन्मय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। पिछली बार सिस्टम ने बताया था कि यह दर्दनाक होगा। वह उस दर्द का अनुभव नहीं करना चाहता था। उसे खालीपन और लाचारी का एहसास हो सकता था, लेकिन अपने कमरे में उसे डर था कि कहीं वह चीख न पड़े। दरअसल वह सर्विस सेंटर में जेनेटिक लॉक खोल सकता था, लेकिन उसे दर्द से डर लग रहा था। उसमें उन नायकों जैसा बनने का संकल्प नहीं था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सहते हैं। सिस्टम ने यह भी कहा कि अनलॉकिंग प्रक्रिया का असर ज्यादा नहीं होगा, ये बस सहनशक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। सिस्टम ने जवाब दिया, कमांड की पुष्टि हो गई है। 10 सेकंड के बाद तन्मय ने एक बार फिर खुद को पूरी तरह से अलग थलग पाया, मानो कोई उलझी हुई आत्मा किसी खुले गड्ढे में बेमतलब तैर रही हो। वह सांस नहीं ले पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था, बस तैर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। अंततः तन्मय को होश आ गया। अपने शरीर पर नियंत्रण पाकर वह तुरंत उठ बैठा, अपनी आंखें खोली और गहरी सांसें लेने लगा। सांस ले पाना बहुत अच्छा लगा। यह एक डरावना एहसास था। कोई बात नहीं, अगली बार वह सहने की कोशिश करेगा और देखेगा कि कैसा लगता है। आखिरकार ये सिर्फ 10 मिनट की बात थी। डरने की कोई बात नहीं है। जब तक सिस्टम काम कर रहा है, उसके लिए मरना आसान नहीं है। इस तरह की घुटन उसके लिए एक बुरे सपने जैसी थी, जो अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा था। कोई बात नहीं, देखते हैं कि कोई बदलाव होता है या नहीं। तन्मय उत्साह से उठा, शरीर हिलाया, मुंह मारे, लातें मारी और कूद पड़ा। खैर, उसे रुकना चाहिए था, क्योंकि पहले तो वह छलांग लगाकर छत तक पहुंच जाता था। अगर वह अभी कूदा तो उसे अंदाजा था कि ऊपर वाले उसे डांटने नीचे आ जाएंगे। कुछ परीक्षणों के बाद उसकी मुक्का शक्ति इतनी बढ़ गई कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाएगा। उसकी गति काफी बढ़ गई, जो दोनों विशेषताओं के 200 पर होने की तुलना में एक कदम ज्यादा थी। हालांकि अब उसकी विशेषताएं 200 पर थीं, फिर भी जेनेटिक लॉक खोलना एक उन्नत आभा जोड़ने जैसा था। इसके अलावा उसने जेनेटिक लॉक के एक और कार्य की खोज की, यह उसे वर्तमान स्तर पर सटीक नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। ठीक उसी तरह जैसे जब लेवल 1 जेनेटिक लॉक लगा था, वह 100 से नीचे की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन 100 से ऊपर की विशेषताओं के हिस्से के लिए वह थोड़ा शक्तिहीन महसूस करता था। सिस्टम, क्या जेनेटिक लॉक शरीर पर नियंत्रण को मजबूत कर सकता है? तन्मय ने पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया। स्वाभाविक रूप से वह सिस्टम से पूछेगा। हाँ, मेजबान। आनुवंशिक लॉक वर्तमान स्तर और उससे नीचे की शक्ति पर मेजबान के नियंत्रण को बढ़ा सकता है। यह अल्पकालिक अभ्यास और अनुकूलन के माध्यम से एक आदर्श स्तर तक पहुंच सकता है।
आनुवंशिक स्तर से ऊपर की शक्ति पर नियंत्रण के लिए मेजबान को स्वतंत्र रूप से अभ्यास करना होगा, सिस्टम ने कहा। ये सुनकर तन्मय को एक आभास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले उसकी मुक्का शक्ति पर उसका नियंत्रण कुछ कमजोर था। पता चला कि यह उसके अनलॉक स्तर से भी ज्यादा था। पहले जब वह निर्मल जी और बाकियों से लड़ता था तो वह काफी थका हुआ महसूस करता था। एक तरफ वह 100 पॉइंट से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उन पर हावी होने के लिए वह हमेशा अपनी गति को भी 100 पॉइंट से ज्यादा कर लेता था, जो बिल्कुल बेमेल था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लड़ना इतना मुश्किल लगता था। सिस्टम, मुझे कमांड रूम में प्रवेश करने दो, तन्मय ने कहा। अब जब उसे ताकत मिल गई है तो स्वाभाविक रूप से वह अभ्यास करना चाहता था। अब वह निर्मल जी और अभिनव के बारे में कम ही सोचता था। पहले तो वह सिर्फ पिटाई खाने के लिए ही जाता था। हताशा के कारण वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता था। अब जब सिस्टम उसके जैसे गुणों और ज्यादा अनुभव वाले शक्तिशाली लड़ाकों की अदला बदली कर सकता है तो यह आनंददायक होगा। कमांड की पुष्टि हो गई है। आप 10 सेकंड में कॉम्बैट कमांड रूम में प्रवेश करेंगे। 10, 9, 1। जैसे ही सिस्टम ने बोलना समाप्त किया, तन्मय कमांड रूम के बेलनाकार मंच पर पहुंच गया। अभी भरत और 5 विश्लेषक व्यस्त थे। वे 15 रोबोटों द्वारा भेजे गए रियल टाइम इमेजिंग डेटा की निगरानी कर रहे थे। फ्राई अ वेब एट ओवल, सीएम। कमांडर, छद्म वर्दी पहने भरत ने सलामी दी और कहा। कमांडर होने के नाते उनका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से उन लोगों से अलग था जिन्हें कुर्सियों की जरूरत थी। लेकिन भरत, तन्मय की तरह, उन एक्सचेंज आइटम्स को प्रदर्शित करने के प्रक्षेपण अधिकार रखते थे जिन्हें लिटिल टू ने पहले दिखाया था। इसलिए तन्मय बेलनाकार प्लेटफॉर्म के एक तरफ एक विशाल स्क्रीन देख सकता था जिस पर 15 रोबोटों की आंखों से भेजा गया डेटा प्रदर्शित हो रहा था। कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि पूरे कमांड रूम का एक ही काम था, सुरक्षा का काम। इसलिए उन्हें इसकी वास्तविक समय में निगरानी करनी थी। हालांकि रोबोट होने के बावजूद उन्हें खाने और आराम की जरूरत होती है, उनमें ओरिजिन क्यूई जैसी कोई चीज नहीं थी। इस स्तर की फिटनेस पाने के लिए वे पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर थे। इसलिए यहाँ के लोगों ने शिफ्ट सिस्टम अपनाया, क्योंकि सभी के लिए एक साथ खतरे का सामना करना असंभव था। घटनास्थल पर मौजूद सैनिक मूर्ख नहीं थे, उनके पास असाधारण आपातकालीन क्षमताएं थीं। खुफिया विश्लेषकों का काम स्काई आई जैसा था। वे नीचे तैनात कर्मियों का मूल्यांकन और सहायता करते थे, वे हेराफेरी नहीं करते थे। हर शिफ्ट के लिए एक कर्मचारी पर्याप्त होता और उच्च दबाव के बावजूद हड़बड़ी नहीं होती। अभी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह बहुत सारे रोबोटों को फिजूल खर्ची से बदलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ठीक है, अपना काम जारी रखो, तन्मय तोमर ने कहा। हालांकि दूसरे विश्लेषकों को भी पता था कि तन्मय तोमर आ चुके हैं, फिर भी उन्होंने पहले ही उन्हें निर्देश दे दिया था कि जब तक वह फोन न करें, उन्हें हर बार उनके आने पर उनका अभिवादन करने की जरूरत नहीं है। गैलेक्सी और स्काई आई की तरह, हालांकि शुरुआती कुछ बार कर्मचारियों के अभिवादन से उन्हें बहुत संतुष्टि मिली, फिर भी उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे अपना काम पूरी लगन से करेंगे। अपना काम अच्छी तरह से करना ही उनके प्रति सबसे अच्छा सम्मान होगा। हाँ कमांडर, भरत की बात खत्म होने के बाद उसने फिर से स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। अपने अधीनस्थों को अपना अपना काम करते और लगन से काम करते देख तन्मय ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेसिक इंटेलिजेंस एनालिस्ट सिर्फ फैसले लेने में मदद करने या दृश्य चित्रों को देखने तक ही सीमित नहीं थे। उन्हें सूचना साझा करने और खुफिया जानकारी संग्रहित करने से जुड़ा काम भी करना था। उदाहरण के लिए, तन्मय ने बड़ी प्रोजेक्शन स्क्रीन पर बहुत सी चीजें चमकती हुई देखीं। उत्पाद का नाम पेप्सी कोला, विक्रय मूल्य 3 युआन, श्रेणी कार्बोनेटेड पेय, सामग्री निर्माता जानकारी, उत्पादन लाइसेंस, उत्पादन तिथि, शेल्फ जीवन, भंडारण की स्थिति। ... मूलभूत जानकारी संग्रहण पूर्ण हो गया। 3D मॉडलिंग पूर्ण। कोड संख्या 7731। स्तर 2 खुफिया शाखा संग्रह योजना वर्गीकरण। 1. पेप्सिको के बारे में सभी जानकारी। 2. इस उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया। 3. संबंधित उद्योग जानकारी। 4. उत्पाद सुरक्षा जांच। स्तर 2 खुफिया शाखा संग्रह योजना का विस्तृत विवरण। 1.1 पेप्सिको का इतिहास और संस्कृति। 1.2 पेप्सिको की इक्विटी संरचना। 1.3 पेप्सिको के सभी पूर्व कर्मचारियों की जानकारी। 1.18 पेप्सिको की भावी रणनीतिक तैनाती। 2.1 ... स्तर 3 खुफिया शाखा संग्रह योजना वर्गीकरण। ... खुफिया संग्रहण योजना संख्या 791 दायर की गई। कार्य नियोजन में शामिल कार्य अभी तक नहीं सौंपा गया, निष्पादन लंबित। आंकड़ों की एक लंबी श्रृंखला सामने आ गई। तन्मय अपनी तेज नज़र से बस यही देख पा रहा था। कोड नंबर दिखाने के लिए एक अलग जगह भी थी। पलक झपकते ही फाइलिंग कोड नंबर बदलकर 801 हो गया। जाहिर है, शुरुआती दौर में इकट्ठा करने के लिए ढेर सारी नई चीजें थीं। ये लिटिल टू का कार्यक्षेत्र था, खुफिया विश्लेषकों का नहीं। हालांकि ये संग्रह ही खुफिया विश्लेषकों का भविष्य का काम होगा। लिटिल टू में सक्रिय रूप से जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए उसे कई रोबोटों की जरूरत होगी। लेकिन अभी संचार सेवा अभी तक स्थापित नहीं हुआ है और यह बाहरी इंटरनेट तक पहुंच नहीं सकता। एक बार यह स्थापित हो जाने पर वह इन कार्यों के लिए और अधिक खुफिया विश्लेषकों का आदान प्रदान करेगा। उसे कुछ खुफिया विश्लेषकों को बाहरी दुनिया में भी भेजना होगा, क्योंकि कुछ जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिल सकती।
उदाहरण के लिए, अगर उसे संदीप के एक्सचेंज नेटवर्क के बारे में जानना है तो उसे अंदर से घुसपैठ करनी होगी। फिर इसमें पैसा खर्च होगा। छोटे दो, इस कंपनी की जानकारी का क्या काम? क्या इसका सैन्य अभियानों से कोई लेना देना है? तन्मय ने सोचा, पेप्सी कोला जैसी कंपनी का सैन्य अभियानों से क्या लेना देना? यह कोई हथियार विक्रेता तो नहीं है। हालांकि वह जानता था कि छोटा दो बेकार के कामों में समय बर्बाद नहीं करेगा, फिर भी उसे पूछना जरूरी था। कमांडर, हालांकि आर्थिक जानकारी सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं है, फिर भी हमारे प्रवासी रोबोटों को अपनी भविष्य की गतिविधियों और सूचना संग्रह के लिए एक निश्चित मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता होगी, खासकर जासूसी रोबोटों को, जिन्हें व्यापक ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। कमांड रूम उनकी गतिविधियों और छिपने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए खुफिया सहायता प्रदान करेगा। सामान्य ज्ञान के अलावा बाकी सभी ज्ञान कमांड रूम द्वारा दूर से ही प्रदान किया जाएगा। नन्हे दो ने धीरे से उत्तर दिया, मैं समझ गया, बात तो सही है। तन्मय ने सिर हिलाया, जब यहाँ के लोग ऑपरेशन करने जाते हैं तो वे अज्ञानी नहीं हो सकते, खासकर वे रोबोट जो खास काम करते हैं। अगर वे अनपढ़ होते तो ये हास्यास्पद होता। ठीक है, छोटे दो, मेरे लिए 2 और लेवल 2 पुरुष लड़ाकों की अदला बदली करो और उन्हें सीधे प्रशिक्षण क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर भेज दो, तन्मय ने कहा। बोलने के बाद तन्मय तोमर अपने खास स्केटबोर्ड पर सवार होकर प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चल पड़ा, यह अनुमान लगाते हुए कि उसके पहुंचने तक दोनों रोबोट भी वहां पहुंच चुके होंगे। इस समय वह खुद को रोक नहीं पाया और चाहा कि काश वह कमांड सेंटर से तुरंत टेलीपोर्ट हो पाता। हालांकि यह एक दूर की इच्छा ही थी, क्योंकि सिस्टम ऐसा काम करने में सक्षम नहीं था। यहाँ उसके केवल 2 जन्मस्थान हैं। एक बेलनाकार कमांड प्लेटफॉर्म है और दूसरा टेलीपोर्टेशन नोड के रिवर्स ट्रांसमिशन के माध्यम से टेलीपोर्टेशन क्षेत्र है। बाहर निकलना आसान है, वह कहीं से भी सीधे बाहर निकल सकता है, स्थान संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है। लगभग 10 मिनट बाद तन्मय प्रशिक्षण क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और अपने स्केटबोर्ड से उतर गए। जैसी कि उम्मीद थी, वहां पहले से ही छद्म वर्दी पहने 2 लोग इंतजार कर रहे थे और उनके बगल में एक दर्शनीय स्थल कार खड़ी थी। उसने पहले ही उत्पादन क्षेत्र में रखने के लिए विभिन्न आकारों की कई पूर्ण छद्म वर्दी का आदान प्रदान कर लिया था। प्रत्येक सेट की कीमत 200 युआन थी। उसने 100 सेट खरीदे और उन्हें वहीं छोड़ दिया। प्रत्येक रोबोट को बदलने के लिए 2 सेट मिल सकते हैं, जो कुछ समय के लिए पर्याप्त होंगे। नमस्कार कमांडर, दोनों रोबोटों ने सलामी दी और ऊंची आवाज में कहा। हाँ नमस्ते, अब से तुम दोनों मेरे साथ हाथापाई की ट्रेनिंग में शामिल होगे। मैं हमला करूंगा, तुम बचाव करोगी, समझे? तन्मय ने कहा। समझ गया, दोनों ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। तन्मय ने तुरंत युद्ध की मुद्रा अपना ली और सामने बैठे दोनों लोगों ने भी एक अजीब सी मुद्रा अपना ली। तन्मय को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो सिस्टम की उपज थे, और ये इंसानों की उपज थे या नहीं, ये तो संदिग्ध ही था, इसलिए युद्ध की अलग अलग मुद्राएं सामान्य नहीं थीं। उफ, तन्मय ने आह भरते हुए अपनी नजरें एकाग्र कीं। fgaiwebandwell.com। अपने पैर की एक छलांग के साथ तन्मय अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक तेज तलवार की तरह आगे बढ़ा। इस अनोखी भौतिक सतह पर आश्चर्यजनक रूप से उच्च घर्षण ने उसे चौंका दिया। इस उच्च घर्षण का सीधा परिणाम यह था कि ज्यादा ऊर्जा बर्बाद नहीं हुई, जिससे लगाया गया अधिकांश बल जड़त्वीय बल में परिवर्तित हो गया। कीचड़, रेगिस्तान, दलदल, पानी आदि जैसी नर्म जमीनों पर आपकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा जमीन के विरूपण द्वारा अवशोषित हो जाएगा, जिससे तेज गति बाधित होगी। तन्मय को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह जमीन किस सामग्री से बनी है, लेकिन यह साबित हुआ कि इसमें पेशेवर दौड़ने वाले ट्रैक की तुलना में अधिक घर्षण था। हालांकि उन्होंने आगे इसकी जांच नहीं की। पहले से ही पास में खड़े तन्मय का मुक्का एक पल में रोबोट के चेहरे पर आ गया। योद्धा ने गंभीर भाव दिखाते हुए एक तरफ हट गया और तन्मय का मुक्का चुप गया। इतनी तेजी, ये तन्मय की प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी। उसकी पहली चाल नाकाम रही। तन्मय हल्के से हंसा, अगर वह कामयाब हो जाता तो कोई मजा नहीं आता। फिर उसने दोनों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और किसी के भी महत्वपूर्ण हिस्से पर सीधा वार किए बिना अपने सारे हथकंडे आजमा लिए। दूसरी तरफ वालों के शरीर वाकई बहुत लचीले थे, मानो उनमें हड्डियां ही न हो, और वे कई ऐसे आसन कर पा रहे थे जिन्हें आम लोग शायद ही समझ पाएं। तन्मय का हमला सीधा लेकिन भयानक था, मानो किसी शक्तिशाली स्प्रिंग से टकराकर उछल पड़ा हो। ऐसा लगता है कि वे भी तन्मय के हमलों का सामना करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, जो पहले से ही मूल ऊर्जा से भरपूर और अनलॉक था, इसीलिए उन्होंने ये हथकंडे अपनाए। तो ऐसा ही हुआ। तन्मय 1 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों रोबोटों से लड़ता रहा। दोनों रोबोट सिर्फ बचाव करते रहे, जबकि तन्मय ने हमला किया। हालांकि उसे कोई फायदा नहीं हुआ, न ही वह जीता। तन्मय खुशी से रो पड़ा, आखिरकार कोई तो उसके साथ जोरदार लड़ाई लड़ सकता था। यह आसान नहीं था। रुको, तन्मय एक कदम पीछे हटी और चिल्लाए। दोनों ने भी अपनी रक्षात्मक मुद्रा छोड़ दी और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा में तैयार खड़े हो गए। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बारी बारी से हमला करो और बचाव करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी आक्रमण तकनीक कैसी है। पहले बुनियादी तकनीकों का इस्तेमाल करो, धीरे धीरे करो, चोटिल मत हो जाना। तन्मय ने निर्देश दिया। वह प्रयोगशाला का चूहा बनकर पिटना नहीं चाहता था। वह पहले उनकी चालें स्पष्ट करना चाहता था। हाँ कमांडर, दोनों ने बिना किसी चेतावनी के तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। जैसा उसने सोचा था, रोबोट की चालें निर्मल जी द्वारा सिखाई गई चालों से बहुत अलग थीं। वे पूरी तरह से उनके शरीर और उनकी ताकत पर नियंत्रण के लिए अनुकूलित लग रही थीं।
कई चालें मानव शरीर को मोड़ने की चरम सीमा का उल्लंघन करती थीं और उनकी मारक क्षमता अद्भुत थी। तन्मय को अभी उनमें से किसी के द्वारा भी भारी नुकसान हो सकता था। सौभाग्य से वह इतना बुद्धिमान था कि उसने जल्दबाजी नहीं की और अंधाधुंध अभ्यास नहीं किया। तन्मय ने आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ खुद से कहा। तो बाकी समय सीखने में ही बीतता था। हालांकि बहुत सी चीज़ें अभ्यास में नहीं आ पाती थीं, फिर भी ज़्यादातर चीज़ें तो आ ही जाती थीं। उसे विश्वास था कि अगर अगली बार भी उसे निर्मल जी और अभिनव का संयुक्त आक्रमण झेलना पड़ा तो वह उन्हें परास्त कर देगा। इसी तरह रात बीत गई और जैसे ही भोर हुई, तन्मय प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया। तन्मय अपने कमरे में वापस चला गया। हालांकि उसे पूरी रात नींद नहीं आई और लड़ाई में उसकी शारीरिक ऊर्जा काफ़ी खर्च हो गई, फिर भी तन्मय को थकान महसूस नहीं हुई। ओरिजिन क्यूई की उत्तेजना ने उसकी थकान को थोड़ा कम कर दिया था और उसने स्कूल में थोड़ी नींद लेने की योजना बनाई। ओरिजिनल क्यूई एड्रेनालाइन जैसा ही था। यह न तो पूरी तरह थकान दूर कर सकता था और न ही कोशिकीय ऊर्जा प्रदान कर सकता था, लेकिन ये शरीर को बिना किसी दुष्प्रभाव के लंबे समय तक टिकने में मदद करता था। बस इसकी अवधि थोड़ी लंबी थी। ये देखकर कि उसकी चाची ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है, तन्मय ने जल्दी से मध्यस्थता का एक नया दिन शुरू कर दिया। विनिमय, स्थानांतरण, प्रतीक्षा, पुनर्प्राप्ति। 4 चरण बार बार दोहराए गए। अब वह इतना गरीब महसूस करने लगा कि वह गरीबी के कगार पर पहुंच गया था। यह कोई अतिशयोक्ति या दिखावा नहीं था। हालांकि लंबी अवधि में उनकी आय अच्छी खासी थी, लेकिन इस महीने के लिए उनके पास अभी भी पैसे की कमी होगी। अगर उन्हें बीमा के लिए आधा अरब युआन का रिजर्व रखना था और अपनी आर्बिट्रेज की ऊपरी सीमा बढ़ानी थी, तो उन्हें कम से कम 2 महीने इंतजार करना होगा। यह इस धारणा के तहत था कि उसके पास कोई और खर्च नहीं है। अगर कोई आपात स्थिति आती जिसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती और साथ ही गैलेक्सी से आने वाला निवेश भी होता, तो तन्मय के पास सचमुच पैसों की कमी होती। 10 दौर की मध्यस्थता के बाद तन्मय ने स्कूल जाने से पहले 14 मिलियन युआन से ज़्यादा की कमाई कर ली और जमा राशि में फिर से 400 मिलियन को पार कर गया। लेकिन उसकी अधिकतम जमा राशि इस राशि से दोगुनी थी, इसलिए वह ज़्यादा खुश नहीं था। तन्मय ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी फिर से जांची। होस्ट का नाम तन्मय। स्तर 4। अनुभव 90/800। इस महीने का ऋण कोटा $0.25 मिलियन। इस महीने का व्यक्तिगत कोटा $880 मिलियन। मई के अंत तक ओवरड्राफ्ट। निकासी योग्य संपत्तियां 40523 मिलियन। स्पिरिट 200। शारीरिक फिटनेस 200। मूल क्यूई मान 5। विनिमय योग्य मुद्राएं अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन। नाश्ते के बाद स्कूल जाते हुए तन्मय ने 5 उबले हुए पकौड़े खरीदे और चलते चलते उन्हें खा लिया। उसे गर्मी की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और स्वाति को फ़ोन मिलाया। छोटे भाई तांग, तुम इतनी जल्दी क्यों फ़ोन कर रहे हो? दूसरी तरफ से स्वाति की आवाज़ आई, जो थका हुआ लग रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर ही तन्मय को पता चल गया कि स्वाति अभी तक नहीं उठी है। अरे बहन स्वाति, आप उठी नहीं? तन्मय ने कमज़ोरी से कहा। अभी अभी उठी किसी महिला के साथ व्यवहार करते समय उसे नर्म और भी नर्म होना चाहिए। उसे परेशान नहीं करना चाहिए, वरना बातचीत वाकई बहुत कष्टदायक हो जाएगी। जाहिर है ये सब तुम्हारी अधिग्रहण योजना की वजह से है। कल रात मैं इतना व्यस्त था कि सोने में बहुत देर हो गई। तुम कितने बेरहम बॉस हो। तुम्हें अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं। तुमने मुझे इतने सारे काम सौंप दिए। इन दिनों मेरी नींद बहुत खराब चल रही है और मेरे काले घेरे साफ दिखाई देने लगे हैं। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामला खत्म हो जाए। अगर तुमने मुझे एक बड़ा लाल लिफाफा नहीं दिया तो मैं रोज़ तुम्हारे घर आकर मुफ्तखोरी करूंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बताऊंगा कि तुमने उसे धोखा दिया, मासूम लड़कियों से फ्लर्ट किया, बच्चों से कैंडी चुराई और सड़क पार करते समय रेड लाइट तोड़ी। काम की बात शुरू करते ही स्वाति शिकायत करना बंद नहीं कर पाए। कोई रास्ता नहीं था। तन्मय, जो हमेशा हाथ से काम करने वाला बॉस था, अब बहुत ज़्यादा हाथ से काम लेने लगा था। पैसे देने के अलावा उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। पहले की 9 से 5 वाली जिंदगी की तुलना में अब उसकी जिंदगी नर्क जैसी हो गई थी। वह अनजाने में तन्मय के खोदे हुए गड्ढे में गिर गई और उसे पुराने दिन याद आ गए। हालांकि ये सिर्फ पुरानी यादें हैं। उसका नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अब उसकी जिंदगी ज़्यादा संतुष्टिदायक है और वह अपनी योग्यता साबित करना चाहती है। पहले उसके माता पिता और बड़े बुजुर्ग उसे लगातार तंग करते रहते थे। सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों और बड़ी कंपनियों में तरह तरह की नौकरियां देने के लिए कहते रहते थे। इसी वजह से उसका व्यवहार विद्रोही हो गया। वह कुछ भी करने से इनकार करती थी और सिर्फ आसान काम करना चाहती थी। लेकिन स्काई आई में नौकरी अलग है, क्योंकि उसने इसे खुद चुना है। वह इसे अस्वीकार नहीं करती। वह एक स्वतंत्र लड़की है और उसे अपने परिवार और समाज से स्वीकृति भी हासिल करनी है। दूसरी बात, वह अपने छोटे भाई तन्मय को निराश नहीं करना चाहती, जिसने उसे इतने ज़रूरी काम सौंपे हैं। वह कोई गड़बड़ नहीं कर सकती। हाँ, तुम सही कह रही हो स्वाति। मैं तुम्हें ज़रूर एक बड़ा लाल लिफाफा दूंगा जिसमें हमारी खूबसूरत, दयालु और मेहनती सीईओ को उसके काम के लिए इनाम दिया जाएगा। तन्मय मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए दौड़ा। वह जानता था कि स्वाति मजाक कर रही है, लेकिन वह यूं ही मजाक नहीं कर सकता था। यही तो सही है। मैंने इस अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने संबंधों का उपयोग यूं ही नहीं किया है।
स्वाति ने मुंह बनाते हुए कहा। तन्मय के गंभीर रवैये और उसके मीठे शब्दों को देखकर उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन स्वाति, ये सब हो जाने के बाद मैं आपको बहुत बढ़िया भोजन कराऊंगी, तन्मय ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मैं पिछली बार वाली जगह जाना चाहती हूँ। स्वाति की आंखें ये सुनते ही उत्साह से चमक उठीं। उसे इस बार तन्मय की निवेश सीमा के बारे में पता था, जो कि 100 मिलियन युआन थी। अगर उसने इस अमीर छोटे भाई का फायदा नहीं उठाया तो यह निश्चित रूप से उसके पेट की बर्बादी होगी। कोई बात नहीं, तन्मय ने तुरंत हामी भर दी। खाना उसके लिए मामूली बात थी, खासकर जब वह मुफ्त हो। फिर वे कॉल के मुख्य विषय पर आ गए, सिस्टम का ऋण कार्य। तन्मय ने स्वाति को याद दिलाया कि सिस्टम द्वारा सुझाए गए काम को पूरा करने के बाद उसे पिछले ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि पता चल सके कि उन्हें ऋण की जरूरत तो नहीं है। एक और समस्या थी संचार सर्वर के स्थान की। उसे उस सर्वर को रखने के लिए जगह ढूंढनी थी क्योंकि वह उसके लिए बहुत उपयोगी होता। जब तक ये बाह्य नेटवर्क से जुड़ा रहता है, भले ही लिटिल टू खुफिया विश्लेषण या कमांड कार्य प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह वास्तविक दुनिया में सभी प्रकार की निगरानी प्रणालियों से जुड़ सकता है। इससे भविष्य में सभी सुरक्षा कार्यों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उसने पाया कि ये सभी बुनियादी खुफिया विश्लेषक कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनकी विशेषज्ञता विनाश, घुसपैठ और रक्षा पर केंद्रित है। वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अच्छे नहीं हैं। वह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर सकता था, लेकिन ये बस एक क्षणिक विचार था। सीधे शब्दों में कहें तो इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता था। चूंकि इस संचार सर्वर को किसी बाहरी भौतिक कनेक्शन जैसे एंटीना, बिजली की आपूर्ति या वायर्ड इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तन्मय तोमर ने इसे जमीन के ऊपर रखने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उसने इसे कहीं दफनाने की योजना बनाई। हाँ, इसे दफना दो। जमीन के ऊपर या भूमिगत किसी भी संरचना की तुलना में इसे दफनाने में सबसे कम जोखिम है। उसने छोटे से 2 बच्चों से भी पूछा। सर्वर की सामग्री भीगने, जंग लगने और अत्यधिक शारीरिक आघात को झेलने में सक्षम है। इसके अलावा उसने देखा था कि सर्वर में कोई बेस नहीं था, वह अत्यधिक शक्तिशाली दिखता था। इसलिए बेहतर होगा कि इसे दफना दिया जाए और फिर उसके ऊपर एक इमारत बना दी जाए। किसी को कभी पता नहीं चलेगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये काम स्वाति को सौंपा और उसे स्काई आई के लिए एक छद्म डेटा सेंटर बनाने के लिए उपनगरों में एक बड़ा प्लॉट ढूंढने को कहा। इसका मुख्य उद्देश्य स्काई आई कंपनी के कागजी रिकॉर्ड और मुख्य डेटा बैकअप को संग्रहित करना था। ये जगह स्काई आई का वर्तमान मुख्यालय भी हो सकती थी। ये तन्मय तोमर का अचानक लिया गया फैसला था। नई कंपनी शुरू करने या सिर्फ एक गड्ढा खोदकर सर्वर को दफनाने के बजाय स्काई आई कंपनी को उसके ऊपर स्थापित करना एक ही तीर से 2 शिकार करने जैसा था। पहली बात, स्काई आई का भविष्य का काम संवेदनशील जानकारी से जुड़ा है और उसे भीड़-भाड़ वाली जगहों से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी होगी। दूसरी बात, साइट पर लोगों के होने का मतलब था कि उसे संचार सर्वर की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह कुछ रोबोटों को सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात कर सकता था और सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो जाता। हालांकि उसे यह अजीब लगा कि तन्मय तोमर स्काई आई का मुख्यालय बनाने की इतनी जल्दी में था, लेकिन स्वाति स्काई आई के प्रबंधन में व्यस्त था, ज्वेलरी कंपनी के अधिग्रहण में भाग ले रहा था, तैनाती के बाद के चरणों में कर्मचारियों का साक्षात्कार ले रहा था और ऋण वितरण और वसूली पर नजर रख रहा था। उसे यह समझने का समय नहीं मिला कि वह इसे बनाने के लिए इतना उत्सुक क्यों था। वैसे भी ये तन्मय तोमर का पैसा है और उसके पास काम करने वाले लोग थे और वह एक बड़ा कार्यालय भी ले सकती थी। निर्देश देने के बाद दोनों ने बातचीत खत्म कर दी। स्वाति को अब नींद नहीं आ रही थी और तन्मय ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह सारा काम किसी और को सौंपने में कामयाब रहा। यह एहसास TSTS कार्य सौंपने की भावना बहुत ताजगी देने वाली होती है। ये पहली बार था जब तन्मय को स्काई आई की असली ताकत का एहसास हुआ। अगर उसे खुद ये काम करना पड़ता तो वह पागल हो जाता। लोगों का होना बहुत अच्छा है, तन्मय ने आत्मसंतुष्ट होकर सोचा। ये देखकर कि कई मामले एक साथ सुलझ गए हैं, तन्मय का मूड अचानक सुधर गया और वह अनजाने में ही एक नर्सरी कविता गाने लगा। हालांकि उसकी आवाज़ तेज नहीं थी और वह सामान्य सुर में बोल गा रहा था, फिर भी उसकी चुंबकीय अनुनाद ने राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लंबे, सुंदर और सौम्य छात्र तन्मय को देखकर कई लोग हैरान रह गए। हालांकि लेवल 2 जेनेटिक लॉक खुलने के बाद तन्मय के रूप रंग या व्यवहार में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, फिर भी उसमें कुछ सूक्ष्म सुधार जरूर हुआ था। तन्मय में अब एक ऐसा आकर्षण था जो सभी जीवों के प्रति अनुकूलता बढ़ाता प्रतीत होता था। विशेषकर मादा प्राणी एक एक करके एक बार जब वे उसे देखती तो वे अपनी नजरें हटाना नहीं चाहती थी। उनके मन में केवल एक ही विचार भर जाता था, वह इतना सुंदर है, मुझे एक और नज़र चुरानी चाहिए। हालांकि तन्मय जो बचकाना गाना गा रहा था उससे उसकी छवि को कुछ नुकसान जरूर हुआ। कई लोगों को लगा कि यह लड़का पागल हो गया है, इस उम्र में भी नर्सरी राइम्स गा रहा है और अपने चेहरे पर खुशी के भाव भी नहीं छिपा रहा। इससे कई नर प्रजातियों की बेचैनी भी कम हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, तो वह मूर्ख है, एक अच्छे चेहरे की क्या बर्बादी है। अगर मैं होता तो कितना अच्छा होता, मैं दिन भर सर पर दौड़ सकता और दुनिया की खूबसूरती बांट सकता। पुरुषों की ये बुरी टिप्पणियां तन्मय के कानों तक पहुंची, लेकिन इससे उसकी हंसी और भी तेज हो गई। उसे जरा भी परवाह नहीं थी। इतना कुछ सहने, इतनी मार खाने और पुनर्जन्म लेने के बाद उसे विश्वास था कि वह अपनी किस्मत बदल सकता है और खोया हुआ वापस पा सकता है।
अब जब सब कुछ ठीक लग रहा था और वह शारीरिक श्रम से मुक्त हो गया था, तो उसकी मानसिकता अचानक ढीली पड़ गई थी। अब उसे लोगों की राय की ज्यादा परवाह नहीं थी। ये किसी पिछले जन्म में पढ़े गए वर्णन जैसा था। अब उसका मन ऐसा था जैसे किसी चौराहे के बीचों बीच लैम्बोर्गिनी खड़ी कर दी हो, छत पर चढ़ गया हो, लेट गया हो, बादलों को बहते हुए देख रहा हो, आसपास के ड्राइवरों की गालियां और धमकियां सुन रहा हो, फिर भी अंदर से पूरी तरह शांति महसूस कर रहा हो। बेशक ये खुली मानसिकता का वर्णन करने के लिए बस एक रूपक है। जो कोई भी वास्तव में ऐसा करेगा वह निस्संदेह मूर्ख ही लगेगा, अंत तक खेलने से वह और भी मूर्ख ही लगेगा। तन्मय तोमर, सुप्रभात। आज तुम इतनी खुश क्यों हो, गाना भी गा रही हो? स्कूल के गेट पर पहुंचने से पहले ही किरण ने तन्मय तोमर को देखा और दौड़कर उसके पास गई और चेहरे पर खुशी के भाव के साथ पूछा, किरण, तुम्हें भी सुप्रभात। कुछ खास नहीं, बस आज का सुहावना मौसम ही है जिसने मुझे बहुत खुश कर दिया है, तन्मय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच तो यह है कि उसका अच्छा मूड सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसने सुबह अपने दैनिक कामों से चतुराई से छुटकारा पा लिया था, बल्कि यह आत्मविश्वास के कारण भी था। हाँ, आत्मा आश्वासन। उसकी नज़र में अमीर होने का क्या मतलब था? हालांकि उसके पास गैलेक्सी, स्काई आई और अरबों डॉलर की जमा पूंजी थी और उसने कई अहम रिश्ते भी बनाए थे और कई ऐसे इंतजाम भी किए थे जिनके चलते गीता शहर में उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था, फिर भी अब तक उसे आत्मविश्वास और निश्चिंतता मिल जानी चाहिए थी। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं थी। अंदर ही अंदर उसे हमेशा यही लगता था कि वह अकेला लड़ रहा है, किसी पर भरोसा करने या भरोसा करने वाला नहीं, सुरक्षा का कोई एहसास नहीं और यहाँ तक कि कोई स्पष्ट लक्ष्य भी नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अपने भावी प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है। उसे जो रास्ता अपनाना था वह दूसरों से बिल्कुल अलग था। उपन्यासों के नायकों का बस एक ही लक्ष्य था, पैसा कमाना, प्रभाव बढ़ाना, अमीरों से घुलना मिलना और जिंदगी का आनंद लेना। व्यवहारिक रूप से उनमें से किसी का भी उस स्तर के बैंकरों से लेन देन नहीं था। अगर था भी तो वे मूलतः दोस्त थे और इन बैंकरों के मुख्य व्यवसाय यानी मुद्रा व्यापार से उनका कोई लेना देना नहीं था। धन और मुद्रा दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, इनका अंतर जमीन आसमान जितना बड़ा है। धन तो बस एक साधन है, मुद्रा शक्ति का प्रतीक है। इसलिए संघर्ष उतना तीव्र नहीं है और मुख्यतः कुछ सीमाओं के भीतर ही सीमित है। लोग इधर उधर खेलते हैं और अगर आप उनके विमानों पर मिसाइल भी दागते हैं तो वह भी बस एक विनम्र अभिवादन होता है। हालांकि अब जब बैंकिंग प्रणाली को स्तर 4 तक उन्नत कर दिया गया था और विशेष रूप से जब उन्होंने व्यापक सेवा केंद्र जैसी कोई चीज़ देखी, तो उन्हें काफ़ी हद तक पता चल गया था कि उनके भविष्य के प्रतिस्पर्धी कौन थे और उन्हें किस रास्ते पर चलना होगा। जब व्यवस्था किसी बैंकर की बात करती है तो उसका मतलब सिर्फ बैंक चलाने वाले से नहीं होता। व्यवस्था के नज़रिए से उसे सिर्फ एक व्यवसाय ही माना जा सकता है जिसका वास्तविक बैंकरों से कोई लेना देना नहीं होता। व्यवस्था द्वारा पहचाने जाने वाले असली बैंकर वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली राक्षस हैं जो दुनिया के पीछे छिपे हैं और मुद्रा, युद्ध, राजनीति और मानवता के विकास को नियंत्रित करते हैं। उन बैंकरों का सामना करते हुए तन्मय में सुरक्षा की गहरी भावना का अभाव था। व्यवस्था के अहंकारी और स्वतंत्र स्वभाव को देखते हुए उसे विश्वास था कि यह उसे उस समूह के साथ समझौता करने, शांतिपूर्वक बिना किसी संघर्ष के साथ बैठने की अनुमति कभी नहीं देगी। हिंसक टकराव होना तय था और इसलिए उसके दिल की गहराई में एक डर का साया बना हुआ था। उसे डर था कि वह इस संघर्ष के बीच अपने प्रियजनों की रक्षा नहीं कर पाएगा। हालांकि पिछले दिन उसने जिस सेवा केंद्र का ताला खोला था उसने उसे कुछ आत्मविश्वास दिया। ये भले ही छोटा था लेकिन उसने इसमें आशा देखी, घटनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति। जब किसी के पास थोड़ा पैसा होता है तो पैसे से मिलने वाली सुरक्षा की भावना सबसे मजबूत होती है, क्योंकि ज्यादा लोग आपके थोड़े से पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे। इतनी छोटी सी रकम के लिए आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका रुतबा बढ़ता है और आपकी दौलत बढ़ती है, पैसे से मिलने वाली सुरक्षा की भावना कमजोर होती जाती है, जिसका वह पहले ही गहराई से अनुभव कर चुका था। आखिरकार अगर आपके पास सैकड़ों अरबों या खरबों डॉलर की संपत्ति भी हो तो भी आप उन मालिकों को सिर्फ धमका ही सकते थे। बड़े बैंकर ऐसे लोगों को आसानी से कुचल सकते थे। ऐसा करने के कितने ही तरीके हैं। और बदले की बात, मुझे मत हंसाओ, आपकी पूरी संपत्ति रहस्यमय तरीके से जब्त की जा सकती है। आप बदले की कार्रवाई कैसे झेल पाएंगे? अगर आपके पास पैसा भी हो तो भी कोई सशस्त्र संगठन ये काम करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उनका पैसा भी उन बैंकरों के नियंत्रण में है। अगर वे काम पूरा भी कर लेते हैं तो भी उन्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए बदले की कोई भी योजना तुरंत उनके लिए सौदेबाजी का जरिया बन जाएगी। और यह आदर्श परिस्थितियों में ही है। दरअसल जैसे ही वे कोई कदम उठाते हैं, आप जवाबी कार्रवाई का मौका गंवा चुके होते हैं। इसलिए तन्मय के विचार में एक बैंकर के लिए सुरक्षा का असली स्रोत शक्ति ही थी, उसके आसपास भी कुछ नहीं। जहां तक पैसे की बात है, 1 अरब, 100 अरब, 1 खरब, ये तो बस कागज हैं, इतने भारी कि उनसे न तो अपना पिछवाड़ा पहुंचा जा सकता है और न ही आग जलाई जा सकती है। ओह, मैं समझ गई। किरण हंसी। वह जानती थी कि तन्मय ने उसे पूरा सच नहीं बताया है, लेकिन जब तक वह खुश है वह भी खुश रहेगी। वे दोनों तब तक बातें करते रहे जब तक वे अपनी कक्षा में नहीं पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, तन्मय और किरण ने सबका अभिवादन किया और फिर तन्मय अपनी मेज पर गिरकर सो गया। उसने न तो कोई होमवर्क लिखा था और न ही जमा करने का इरादा था। किसी भी शिक्षक ने उसके बारे में कोई शिकायत नहीं की।
अपनी कक्षा में अव्वल आने और हर विषय में लगभग पूरे अंक पाने के कारण शायद ही किसी शिक्षक ने उसे डांटने की हिम्मत की। उन्हें तो ये भी डर था कि उनकी बातें प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच जाएंगी और उन्हें ही डांट पड़ेगी। इसके अलावा तन्मय सचमुच मिलनसार था, कभी कोई परेशानी नहीं खड़ी करता था, न ही घमंडी था। वह हमेशा उनका सम्मान करता था, चीनी नववर्ष पर फोन पर उन्हें शुभकामनाएं देता था और छुट्टियों के बाद छोटे छोटे उपहार भी भेजता था। शिक्षक जानते थे कि ऐसा असाधारण छात्र मिलना मुश्किल है। दरअसल जब शिक्षकों ने तन्मय को अपनी मेज पर सोते हुए देखा तो उन्होंने मान लिया कि वह पिछली रात पढ़ाई से थका हुआ होगा। अनजाने में उनकी आवाज़ धीमी हो गई, फिर भी उन्होंने मन ही मन उसकी तारीफ की, सहपाठी तन्मय वाकई बहुत मेहनती है। तो तन्मय पूरी सुबह सोता रहा, कुछ तो इसलिए क्योंकि उसे पिछली रात की नींद पूरी करनी थी और कुछ इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा थकान कर ली थी और उसे आराम की ज़रूरत थी। दरअसल वह चौथे पीरियड के दौरान जाग गया था, लेकिन बाकी समय उसने वर्चुअल शॉपिंग मॉल में घूमते हुए बिताया। पहले तो उसने बस उसे सरसरी तौर पर देखा था और नई चीज़ों को ध्यान से देखने का मौका नहीं मिला था। अब हर चीज़ को देखते हुए उसे कई अच्छी चीज़ें मिलीं। उदाहरण के लिए जासूसी उपकरण थे, हालांकि बहुत कम। तकनीकी रूप से मॉल के अनावरण के समय से ही वे उपलब्ध थे, जैसे साइलेंस्ड पिस्तौल। उसने अपनी आखिरी गोलीबारी के दौरान भी इनका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना इतना भद्दा और अजीब लगा कि उसने M1911 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये साइलेंस्ड पिस्तौलें सिर्फ साइलेंसर से लैस नहीं थीं, इन्हें लगभग पूरी तरह से शोर कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसलिए उसके लिए जासूसी उपकरणों की मौजूदगी को स्वीकार करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वे उसके लिए मामूली थे, बस छुपकर सुनने और सिग्नल ट्रैक करने वाले उपकरण। हालांकि वे तकनीकी रूप से उन्नत लग रहे थे, लेकिन फिलहाल उसके लिए उनका कोई खास उपयोग नहीं था। उसे किसी की छुपकर सुनने या ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं थी। बस यूं ही तन्मय को 2 दिन की शांति मिली। हालांकि उसका स्टाफ बेहद व्यस्त था। जैसा कि कहावत है, नेता बोलते हैं, अनुयायी दौड़ते हैं। आमतौर पर खाली रहने वाली स्काई आई को उसने ढेरों कामों से भर दिया। और इस बार अरबों युआन का एक बड़ा अधिग्रहण भी हुआ था। कई लोगों ने स्वेच्छा से ओवरटाइम काम किया, घर पर रहते हुए भी अभ्यास के इस दुर्लभ अवसर का आनंद लिया। हालांकि केवल स्वाति और कुछ अन्य लोग ही प्रोविंस सिटी गए थे, लेकिन यहाँ गीता सिटी में काम का बोझ निश्चित रूप से कम नहीं था। वे एक टीम थे और यहाँ के लोगों ने पर्दे के पीछे बहुत काम किया। आखिरकार संदीप की टीम न केवल ज्वेलरी कंपनी का ऑडिट कर रही थी, बल्कि निवेशक होने के नाते वे पूरी तरह से संदीप पर निर्भर नहीं हो सकते थे। उन्हें अपने खाते भी रखने थे। इसलिए गीता सिटी में स्काई आई विभाग बेहद व्यस्त था। करोड़ों का निवेश देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका बॉस कितना अमीर है। वे गैलेक्सी और उस भारी निवेश के बारे में पहले से ही जानते थे, जिससे उनके मुंह में पानी आ गया था। हालांकि इससे पहले कि वे इस आश्चर्य से उबर पाते, तन्मय ने संदीप के साथ मिलकर करोड़ों युआन के एक और निवेश की घोषणा कर दी। संदीप कौन था? वह प्रांतीय व्यापार जगत का एक जाना माना रईस था। संदीप का तन्मय के साथ खेल पाना साफ दर्शाता था कि उनका बॉस कितना अमीर और ताकतवर था। इसलिए सभी ने बड़े उत्साह से काम किया, न सिर्फ अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए, बल्कि तन्मय को अपनी योग्यता दिखाने और उसकी स्वीकृति पाने के लिए भी। वे तन्मय की कंपनियों के संचालन के तरीके से पहले से ही परिचित थे और जानते थे कि स्काई आई काफ़ी ऊंचे पद पर है। हालांकि वे कंपनी के विशिष्ट संचालन का निर्धारण नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें पर्यवेक्षण का अधिकार था। उदाहरण के लिए इस बार ज्वेलरी कंपनी को सौंपे गए 5 लोगों में स्काई आई का एक अनुभवी व्यक्ति भी था, जिसे उसके अच्छे प्रदर्शन और थोड़े अनुभव के कारण चुना गया था। वे पहले सोचते थे कि कुछ करोड़ की कंपनी में ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती, लेकिन अब उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य दिखाई दे रहा था। ठीक उस भाग्यशाली अनुभवी की तरह जो स्काई आई से सीधे कूद गया था, वह एक टीम लीडर से करोड़ों की संपत्ति वाली कंपनी के वित्त विभाग में दूसरे नंबर के पद पर पहुंच गया। वह स्काई आई और ज्वेलरी कंपनी दोनों के दोहरे नेतृत्व में था और 2 वेतन पा रहा था। यह आसमान छूती सफलता जैसा था, जिससे दूसरे ईर्ष्या करते थे। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से रोबोट पहले से ही वहां मौजूद थे और गुप्त रूप से अपने लक्ष्यों की सुरक्षा कर रहे थे। हालांकि यह गुप्त था, लेकिन वास्तव में इसे लागू करना थोड़ा अटपटा था। इस तरह की सुरक्षा केवल ये सुनिश्चित कर सकती थी कि लक्ष्य दृष्टि में रहे और नज़दीकी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती थी। आपात स्थिति में 10 मीटर की दूरी भी काफ़ी दूर होती। फिलहाल तन्मय यही सबसे अच्छा कर सकता था, खासकर अपने 2 छोटे चचेरे भाइयों और कोमल के लिए। वह स्कूल में छात्रों के रूप में किसी को नियुक्त नहीं कर सकता था, इसलिए अंगरक्षक केवल स्कूल के बाहर उपयुक्त स्थान ढूंढ सकते थे और दूरबीन से निगरानी कर सकते थे। तन्मय ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी की गुप्त रूप से रक्षा करना इतना मुश्किल होगा। खैर, चूंकि यह काम रोबोट कर रहे थे, कम से कम वे बोर तो नहीं होंगे। बार बार नजर आने से बचने के लिए विश्लेषकों ने गीता शहर में अंगरक्षकों को बारी बारी से लक्ष्यों की सुरक्षा के लिए तैनात किया। खासकर जब बात निर्भय नेगी की हो, उसकी सतर्कता और विशेष दिनचर्या को देखते हुए तथाकथित गुप्त सुरक्षा काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। शहर में रहने वालों की सुरक्षा करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दादा दादी और कोमल के दादा दादी के लिए ये काम और भी मुश्किल हो गया था। गांव आमतौर पर बाहरी लोगों से सावधान रहते थे। तन्मय को समझ नहीं आ रहा था कि अंगरक्षक उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, लेकिन उसे उन रोबोटों के झुंड पर तरस आ रहा था जिन्हें ये काम करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द संचार सेवा शुरू करना होगा।
तब तक वे और निगरानी कैमरे लगा सकते थे और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले शहर के यातायात निगरानी नेटवर्क को साझा कर सकते थे। अन्यथा इस सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन काफी निराशाजनक होने वाला था। 4 मार्च की दोपहर को जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, स्वाति ने फोन किया। छोटे भाई तांग, हमें स्काई आई मुख्यालय के लिए एक उपयुक्त जगह मिल गई है। यह आपकी ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा करती है और कीमत भी वाजिब है। क्या आप आकर देखना चाहेंगे? अगर यह उपयुक्त नहीं है तो हम कोई और जगह देख सकते हैं। स्वाति सीधे मुद्दे पर आ गई। वह अभी भी प्रोविंस सिटी में थी, इसलिए वह जगह ढूंढने वाली नहीं थी। उसने स्काई आई की सेवाओं का इस्तेमाल भी नहीं किया था, बल्कि गीता शहर की नगरपालिका सरकार में अपने दोस्तों से सीधे मदद मांगी थी। उसे लग रहा था कि वह अपने सिद्धांतों से भटक रही है, तन्मय की मदद के लिए बार बार उन तरीकों का इस्तेमाल कर रही है जो उसे पहले पसंद नहीं थे, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। हाँ, सिस्टर जियाओ वाकई तेज हैं। आपने बहुत मेहनत की है। मैं आज दोपहर जाकर देखूंगा। वैसे जियाओ, आपको पैसों की ज़रूरत कब पड़ेगी? तन्मय ने खुश होकर कहा। मुझे हमेशा पैसों की ज़रूरत होती है, स्वाति ने उदास होकर जवाब दिया। जब भी वह सोचती है कि तन्मय यहाँ करोड़ों और वहाँ करोड़ों का निवेश कर रहा है, जबकि स्काई आई लाखों के पैमाने पर ही बनी हुई है, तो उसे थोड़ी नाराज़गी होती है। हालांकि वह तन्मय को दोष नहीं दे रही थी, क्योंकि स्काई आई के पास वास्तव में पर्यवेक्षण और लेखा परीक्षा का अधिकार था। इसे उन कंपनियों का उच्च विभाग कहा जा सकता है। ये केवल निराशाजनक था जब इसका पैमाना केवल लाखों में था, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। स्काई आई के पास कुछ महंगी अचल संपत्तियां होंगी। स्काई आई का पूरा मुख्यालय बनने के बाद तन्मय को कम से कम करोड़ों या उससे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। जब भी स्वाति इसके बारे में सोचती तो वह उत्साहित हो जाती। हालांकि यह पैसा नहीं है, लेकिन बाजार मूल्य बढ़ गया है। उद्धरण चिन्ह। तन्मय एक पल के लिए अवाक रह गया। वह निश्चित रूप से स्वाति की नाराजगी का कारण समझ गया था। यही एक कारण था कि उसने स्काई आई को संचार सेवा का आधार बनाने दिया। हे, ठीक है मेरे छोटे भाई तांग, यहाँ बातचीत पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति लियू का धन कल हस्तांतरित कर दिया जाएगा और आपके 10 करोड़ डॉलर 10 मार्च के आसपास हस्तांतरण पूरा होने के बाद हस्तांतरित करने होंगे। वैसे आपके और राष्ट्रपति लियू के बीच क्या रिश्ता है? आप लोग एक दूसरे के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। स्वाति हंसी। उसे अधिग्रहण की पूरी बातचीत रहस्यमय लगी। उसने अध्यक्ष संदीप को नहीं देखा था, बल्कि त्यानकियान समूह के केवल एक उपाध्यक्ष को देखा था। वह उपाध्यक्ष और उसकी टीम उसके प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव रखते थे, जिससे वह सचमुच हैरान रह गई। उन्हें उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं था। इसके अलावा वह जानती थी कि संदीप के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह तन्मय तोमर के साथ व्यापार करना चाहता था। इससे साफ जाहिर था कि वह सद्भावना व्यक्त करना और एक लाभदायक गठबंधन बनाना चाहता था। उसका छोटा भाई और भी दिलचस्प होता जा रहा था। हे, ये कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। कृपया मुझे अपना खाता नंबर दें इससे पहले कि आपको धन की आवश्यकता हो, और मैं धन हस्तांतरित कर दूंगा, तन्मय ने स्पष्टता से कहा। छोड़ो, अगर नहीं कहना है तो रहने दो। शनिवार सुबह, खास तौर पर 12 तारीख को सुबह 9:30 बजे तुम्हें ज्वेलरी कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग में आना है और सबसे मिलना है। स्वाति ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। ठीक है, मैं एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा। आज दोपहर मैं उस जगह को देखने जाऊंगा जो तुमने सबसे पहले ढूंढी थी। तन्मय तोमर ने सहमति जताई, लेकिन उसे अपने चाचा और उनके साथियों से छुट्टी मांगने के लिए बहाने ढूंढने पड़े। साल के अंत तक क्विंग्यान शहर में कोई हवाई अड्डा नहीं था, इसलिए वह कार से ही जा सकता था। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं था और एक्सप्रेसवे पर निजी कार से वह 4-5 घंटे में वहां पहुंच सकता था। ठीक है, बस भूलना मत। लेकिन अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मैं उस समय तुम्हें याद दिला दूंगा, स्वाति ने जवाब दिया। दोपहर का भोजन करने के बाद तन्मय तोमर ने तुरंत अभिनव को फोन किया और स्वाति द्वारा तय की गई जगह पर पहुंच गए। उनके साथ स्काई आई कंसल्टेशन के एक उप महाप्रबंधक भी थे। रास्ते में उन्होंने तन्मय तोमर को उस जगह की बारीकियां समझाईं। उप महाप्रबंधक, जिनका नाम ही जिक्सिन था, एक 32 वर्षीय बेहद सफल महिला थी, जिनके पास काम का भरपूर अनुभव था, जिससे स्वाति की कमियां पूरी हो गईं। स्वाति ने सुबह ही उसे इस जगह का विवरण भेज दिया था। वह खुद भी इस जगह का निरीक्षण करने आई थी और उसे यह काफ़ी अच्छी लगी थी। इसीलिए स्वाति ने तन्मय को बुलाने का फैसला किया। ये जगह बाढ़ से घिरी एक विशाल जगह थी। इसमें बस कुछ पूर्वनिर्मित घर और कुछ खुले स्टील के शेड थे। पहले इस जगह का इस्तेमाल एक निर्माण कंपनी विभिन्न निर्माण सामग्री रखने के लिए करती थी। धन की तत्काल आवश्यकता के कारण उन्होंने इसे कम कीमत पर बेच दिया। तन्मय ने अनुमान लगाया कि स्वाति ने अपने संबंधों का उपयोग किया होगा, अन्यथा केवल 15 मिलियन में लगभग 30,000 वर्ग मीटर की जगह प्राप्त करना और इतनी जल्दी एक चोरी थी।